अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सोहा अफजल। इट्स फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक यानी मंडे ब्लूज लेके आई एम वेयरिंग द ब्लू कलर एज वेल बिकॉज मुझे लगता है कि आपने वीकेंड इतना अच्छा गुजारा होगा बिकॉज लाहौर में बारिश भी थी, मौसम भी अच्छा था, लेकिन सब कुछ खराब कर दिया पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइस ने। हम इस्लामाबाद जाते हैं मीत के पास, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा दुख आप मेरे साथ कर लें, थोड़ा सा दुख मैं आपके साथ कर लेती हूँ बिकॉज मुझे पता था कि प्रोग्राम के आगाज में मुझे आपसे सबसे पहले यही बात करनी है कि कितने बुरी तरीके से हमारी खुशी जो है वो 35 रुपए के इजाफे के बाद जब पेट्रोल की कीमतों का हमने देखा कि जब कीमतें बढ़ी हैं तो उसके बाद किस तरह का रिएक्शन आया आवाम की तरफ से। ऑल दो वजीर खजाना ने यह भी कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के साथ साथ मजीद भी इजाफा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। शहबाज शरीफ जो कि हमारे वजीर आजम है, स्टेट बैंक की तरफ से रुपए की कदर मुसलसल गिरने के बाद ये एक सोल्यूशन कह सकते हैं या फॉर द टाइम बीइंग इसकी जरूरत है। तो अब प्राइसेस तो बढ़ गई और अवाम जो है वो रिएक्ट कर रही है और हरमीत की तरफ चलते हैं क्योंकि वो लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, फील्ड में भी जाते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि लोगों ने वीकेंड को एंजॉय तो खैर नहीं किया, अफसोस ही किया है। तो हरमीत के पास हम जाएंगे लेकिन उनसे इस हवाले से जरूर पूछेंगे। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने के बाद आप ये जानते हैं कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते बल्कि हमें इस चीज का यकीन होता है कि हर चीज इक्वली मुतासिर होगी। आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, आप सब्जियों और फ्रूट्स की बात करें, उनके प्राइसेस बढ़ने की बात करें, आप कॉस्मेटिक्स की बात करें, यू आर टॉकिंग अबाउट नेम इट, और हर एक चीज की कीमत जो है वो पेट्रोल बढ़ने से डायरेक्टली बढ़ जाती है। तो कीमतें जो हर चीज की अब बढ़ेंगी जिससे महंगाई यानी इन्फ्लेशन मजीद बढ़ेगा और आम आवाम जो है वो इस वक्त अगर सियासत के सारे सिनेरियो को हम देखें तो सियासत में मुझे लगता है कि पिछले कुछ अरसे में अगर हम बड़ों की बात करें, बच्चों की बात करें, बूढ़ों की बात करें तो सियासत में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया सबका कि पहले हम कभी किसी ना किसी को कोई मूवी देखते हुए, कोई ड्रामा देखते हुए और कुछ ना कुछ इस तरह का देखते हुए जो कि एंटरटेनमेंट रिलेटेड होता है हम देखा करते थे। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट नाउ डेज सो एवरीवन ग्लूड टू द स्क्रीन जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि हर बंदे को ये इंटरेस्ट होता है कि पॉलिटिक्स में क्या होने जा रहा है। तो अब ये जो प्राइसेस बढ़ी हैं उसके बाद महंगाई मजीद बढ़ेगी और महंगाई बढ़ने के बाद जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हमारे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान की जानिब से आ रही है उसमें कहीं भी महंगाई के सद्देबाप के लिए या महंगाई को ख़त्म करने के लिए कोई लाहे अमल की बात नहीं की जाती। अगर हम पीटीआई की बात करें तो इमरान खान की वो स्पीच जो आप लोगों ने देखी जिसमें उन्होंने कहा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जिस पर अब इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है और मेरी जान को शदीद खतरा है। इसको खैर पॉलिटिकल सेगमेंट में डिटेल में डिस्कस कर मरियम नवाज की पाकिस्तान वापसी के बाद हाँ अलबत्ता अपनी स्पीच में एक दफ़ा उन्होंने ज़रूर कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और मुझे इस चीज़ का ख्याल है, लेकिन 4 माह के हिसाब से पहले मुझे चाहिए कि मैं पिछले 4 साल का हिसाब करूं इमरान खान से। तो ये एक सिनेरियो जो हमने देखा कि उनकी आमद को बड़े लोगों ने सेलिब्रेट किया, खासतौर पर अगर लाहौर और पंजाब की काबीना की बात की जाए, खासतौर पर वो लोग जो नून लीग के लीडरान हैं, क़यादत है, उन्होंने एक जलसा भी किया, लोगों को भी जमा किया, उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया और कुछ प्लेन में भी उनकी वीडियोस हमने देखी जो कि पायलट के साथ और एयरप्लेन क्रू के साथ हमने देखी, जिसको भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि ज़बरदस्ती कहा जा रहा था कि वो फोटोज़ और वीडियोज़ जो है वो क्लिक की जाए। लेकिन ऑल दो शी इज़ बैक, वापस वो आ चुकी हैं और राना सनाउल्लाह भी मुलाकात करने के बाद नवाज शरीफ से वतन वापस पहुंचे हैं और उनका प्लान क्या है, क्या टास्क लेकर पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं। इसहाक डार की वीडियो लिंक के ज़रिए नवाज शरीफ से ऑन एंड ऑफ बातचीत होती रहती है, जिसके बाद अब हम देख रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना ने जब प्राइस इंक्रीज़ करने की बात की तो उन्होंने कहा कि 50 रुपये का इजाफा करना है जो कि हमारी मजबूरी है, जिसमें 35 रुपये का इजाफा तो कर दिया गया है। मज़ीद आगे क्या सिचुएशन होगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें तो हर कोई ये जानना चाहता है कि अगली बाजी कह सकते हैं या अगला जो डायनामिक्स चेंज होता है पूरे हमारी पॉलिटिक्स के, तो अगली चीज़ ऐसी क्या हो सकती है, ऐसी क्या हैपनिंग हो सकती है। इमरान खान की अगर हम उस स्पीच की बात करें जिसमें उन्होंने आवाम से खिताब किया वीडियो लिंक के ज़रिए, उन्होंने ये कहा कि प्लान ए जिसके तहत मुझे मारने की साजिश की गई थी, 4 लोगों ने एक कमरे में बंद, जिसके बाद मैंने एक वीडियो बाहर निकाली और वो नाकाम हो गए। प्लान बी की अगर हम बात करें तो प्लान बी में उन्होंने ये कहा कि मुझे मारने की साजिश की गई थी मजहबी तौहीन के ज़ुमरे में, जिसके बाद वो भी कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन अगर प्लान सी की बात करें तो आसिफ अली ज़रदारी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, एजेंसीज का नाम भी लिया और कहा है कि मेरी जान को ख़तरा है। तो इस सारे सिनेरियो में अब रिएक्शंस जो हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी आया है, इसके अलावा दीगर पार्टीज़ और पीडीएम की तरफ से भी आ रहा है रिएक्शन। और
अब उनकी स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं, बिकॉज इस तरह के वो स्टेटमेंट्स ऑन एंड ऑफ देते रहते हैं। लेकिन अगर हम इस सारे सिनेरियो की बात करें, और इस सारे सिनेरियो में एक ही चीज़ है जो कि कॉमन है, वो है आम आवाम की पुकार, आम आवाम के मसाइल जो कि परेशानी से दो चार हैं। शदीद महंगाई की वजह से सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती जा रही है। लेकिन इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो KPK और पंजाब असम्बली के इलेक्शंस की ताख़ीर के लिए यूँ लग रहा है कि नून लीग तैयारी मुकम्मल कर चुकी है, और अगर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं होते तो इमरान खान का कहना ये कि सीधा सीधा आर्टिकल 6 है, और आर्टिकल 6 जो है उसके उस तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। अप्रैल तक अगर हम KPK असम्बली की बात करें या पंजाब असम्बली की, तो पंजाब असम्बली के 90 दिन 14 अप्रैल को और KPK असम्बली के 90 दिन 18 अप्रैल को मुकम्मल होते हैं, जिससे पहले पहले इलेक्शन की डेट देना जरूरी है। आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन मलिक अहमद खान मोहम्मद खान ये कहते हैं, अगर उनकी हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उन्होंने कहा है कि आइन में ये जरूर लिखा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो क्या होगा। ये भी एक कयास राय है जो कि उनकी जानिब से दी जा रही है। तो मुख्तलिफ कयास राय है जिनको हवा मिल रही है डिले करने की वजह से, तो तमाम पार्टीज जो हैं वो इसे किस तरह से टैकल करेंगी ये देखना भी बाकी है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आपको खबर देते हैं, चूँकि इस खबर में हरमीत पाजी अपना जो अपना वर्डिक्ट है वो ज़्यादा क्लियरली दे सकेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से खबर यह है कि खालिस्तान की जो तहरीक है, जिसको हमेशा से हमने देखा है कि ऑन एंड ऑफ हर दौर में उसको पजीराई मिलती रही है, और इसके बारे में अगर सिख बरादरी की बात करें तो वो हमेशा हम वक्त तैयार रहते हैं कि इस खालिस्तान की तहरीक के लिए जब भी मौका मिले बाहर निकलें और अपनी आवाज़ जो है वो उठाएं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त खालिस्तान के हक़ में रेफरेंडम किया गया है, जहाँ पर हज़ारों सिखों ने शिरकत की है और अपने मुतालबात और अपनी जो भी उनके अब तक की सिनेरियो रहा है खालिस्तान की तहरीक को लेके, उन तमाम क़ुव्वतों को और उन तमाम कोशिशों को अब वो समझते हैं कि सिर्फ रेफरेंडम के ज़रिए जो है वो दोबारा से मज़ीद परवान मिलनी चाहिए, मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए और मज़ीद इसको तक़वियत मिलनी चाहिए। तो हमने बहुत बड़ी तादाद जो कि आप देखते हैं कि अगर हिंदुस्तान के अलावा बात की जाए, पाकिस्तान की अगर हम बात करें माइनॉरिटीज़ में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया या इस तरह के ममालिक में आप सिखों की बड़ी तादाद देखते हैं जो कि वहाँ पर रहती है। और इस रेफरेंडम में हमने यही देखा कि बड़ी तादाद में खालिस्तान की वोटिंग तहरीक और खालिस्तान के जो लीडरान हैं और जिनके लिए हमेशा हमने देखा सिखों को कि वो बाहर निकलते हैं और अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो इस दफ़ा भी हज़ारों सिखों को ऑस्ट्रेलिया में सड़कों पर देखा गया। आप देख सकते हैं कि जो खालिस्तान की तहरीक है जिसका रेफरेंडम उन्होंने किया, दे आर होल्डिंग देयर फ्लैग्स और बिलबोर्ड्स भी उठाए हुए थे उन्होंने, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो पिक्चर्स हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ जो हैं, और हर कोई अपने तरीके से सोशल मीडिया पे भी इस रेफरेंडम को फोर्स कर रहा था, ये इसका पार्ट था। अगर हम देखें फ़िज़िकली तो आप देख सकते हैं कि हज़ारों सिख जो है वो इस रेफरेंडम में शरीक हुए हैं सिर्फ खालिस्तान की तहरीक के लिए, खालिस्तान के हक़ में जो तहरीक उठाई गई है। लेकिन इस पर फ़ौरी हम वर्डिक्ट ले लेते हैं। हरमीत पाजी इस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको ब्रीफ कर सकते हैं। तो हरमीत हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं। हरमीत, वेलकम फ्रॉम लाहौर, और कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सुहा। और आपने दुरुस्त फरमाया कि ये जो तहरीक थी 1984 से नहीं, बल्कि अगर हम पूरी तारीख को देखें, यानी RSS की इस तारीख को पढ़ें तो 1925 में उनके जो अज़ाइम थे वो खुलकर आ रहे थे। और उसके बाद जिन्ना साहब ने 12 सिखों को ये कहा था कि अब ये कौम जो है ये ग़ुलाम है, या भी आज़ाद होगी तो तब इनका जो है फिर आपको अंदाज़ा होगा कि किस किस्म की कि आप इनका जो रवैया है उसमें किस किस्म की तब्दीली आती है। और हमने देखा कि 1953 में पहली बार हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल जो है उस पर हमला किया गया, 200 सिखों को वहां पे शहीद किया गया। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ और टारगेट किलिंग शुरू हुई। फिर जो है जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने एक तहरीक का आगाज़ किया, और तहरीक का मकसद ये था कि सिख जो है ये एक आज़ाद कौम है, ये हिंदू नहीं है। इसको कोशिश की जा रही थी कि इनमें फूट डाली जाए और मुख्तलिफ ब्रांचेज जो है इस मज़हब में खोली जाएं, लेकिन उसको नाकाम बनाने के लिए बड़ी काविशें की गई। और फिर यही हुआ कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक तवील अरसा हो चुका है, एक ऐसा वक्त था, एक मुश्किल दौर था जिसमें सिखों को चुन चुन कर मारा गया। लेकिन ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि सिखों ने अपना बदला जो है वो नहीं वो भूले, और उन्होंने बदला लिया। जिसने भी ऑपरेशन ब्लू स्टार में हिस्सा लिया उनको भी उन्होंने टारगेट किया, और इंदिरा गांधी जो है वो बहुत बड़ा टारगेट थी। और उसके बाद फिर आपने देखा कि नवंबर के महीने में
जिस किस्म की दिल्ली में 50,000 से ज्यादा सिखों को जो है खवातीन के साथ रेप हुआ, बच्चों को जो है उनको जिंदा जला दिया गया, ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। लेकिन तहरीक के अगर हम बात करें, कोशिश ही की गई थी कि तहरीक को दबा दिया जाए। अब भी हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में आज भी ये तहरीक जिंदा है और दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर हम देख रहे हैं कि रेफरेंडम का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ हमने देखा कि दुनिया भर में, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो कनाडा है, कनाडा सिखों का एक दूसरा मुल्क, आप ये समझे कि वहां पे अगर वाइस पीएम है वो भी जगमीत सिंह सिखी है और एक बहुत बड़ी तादाद है, और तीसरी भाषा जो है कनाडा की वो पंजाबी है, यानी पंजाबी बोली जाती है एयरपोर्ट पे जहां जहां पे भी जाए। तो ये सिलसिला वहां पे भी चल पड़ा था और अब हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड में सबसे ज्यादा कोशिश की गई थी हिंदुस्तान की जानिब से, क्योंकि उनकी इसमें कोई शक नहीं कि अब जो वज़ीर आज़म है वो भी हिंदुस्तानी नजाद है। इस तरह हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी या उनकी एस्टैब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूं तो बैनुल अक़वामी सतह पर वो बहुत ज्यादा तेज हैं, लेकिन उसको नाकाम बनाने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिशें की, लेकिन वो सारी कोशिशें जो हैं वो रायगाई गई और वहां पे हमने देखा कि बाकायदा इंग्लैंड में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उसमें शिरकत की और रेफरेंडम हुआ। तो ये रेफरेंडम का सिलसिला मुख्तलिफ ममालिक से चल रहा है, हम देख रहे हैं, और इस तहरीक को दोबारा जो है जिंदा रखने के लिए मुख्तलिफ रहनुमा सिखों के जो हैं वो मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके लोगों को एक्टिव रखते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि इस तहरीक को दबाने की और बेतहाशा जाने सिखों की गई है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भी, और अब भी अब आप देखें कि पंजाब में जो नशे का काम है, क्योंकि वो रियलाइज कर चुके हैं कि पंजाब की जो सरजमीन है इस पर सिखों को ऑलरेडी किसान जो है, क्योंकि पूरा पंजाब जो है हिंदुस्तान को खिलाता है, अब इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ड्रग्स जो है ड्रग्स माफिया को बड़ा एक्टिव किया। और इस पर एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एक मूवी भी आई है, अगर आपको टाइम मिलता है तो वो जरूर देखिएगा, कैट के नाम से है। और इस किस्म की चीजें जो एक्टिविटीज हुकूमत की जानिब से शुरू की गई थी और अब हम देख रहे हैं कि तहरीक बैनुल अक़वामी सतह पर बड़े उरूज पर है। और हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में मोदी सरकार का जो हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो वो तमाम लोग जो अच्छी खासी फेम रखते हैं, जिनकी लोग बात सुनते हैं, जिनके ह्यूज फॉलोअर्स हैं, उनमें एक नाम सिद्धू मूसेवाला का भी है और जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने उसको बहुत फॉलो किया है। वो भी खालिस्तान के बहुत बड़े हामी थे और कहा यह जाता है उनके जाने के बाद इस दुनिया में कि खालिस्तान की तहरीक का जब भी नाम लिया जाएगा, ही इज़ द वन। अगर वो जिंदा होते तो जिस तरह से लोगों को वो कन्विंस कर चुके थे खालिस्तान की तहरीक में, बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़े हामी जो है वो भी थे। तो आप बिल्कुल कह रहे कि बहुत सारे लोगों ने, सिख बरादरी के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जाने दी हैं इस तहरीक के लिए, लेकिन अब ये तमाम हज़ारों की तादाद में लोग जो रेफरेंडम के लिए, खालिस्तान की तहरीक के हक के लिए बाहर निकले हैं, वो हमेशा हम देखते हैं कि कुछ अरसे बाद पजीराई मिलती है और मज़ीद हम देखते हैं कि इस तहरीक को परवान चढ़ती है तहरीक। और अब इसका ये हमने एक डेमो जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा है, तो इस पर हमने बात करनी थी आपसे, जो कि हमने समझा कि ज़रूरी है क्योंकि ये इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में एक टॉप स्टोरी थी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आज के रनडाउन की तरफ चलते हैं। आज के रनडाउन में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हरमीत शुरू में हमने इस चीज़ का जिक्र कर लिया कि पेट्रोल महंगा हो गया है, 50 रुपये महंगा होना था, 35 रुपये महंगा हुआ है। आवाम की चीखें निकल गई हैं। वीकेंड अच्छा खासा अच्छे मौसम में लाहौरिये सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन इसने पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया। हरमीत, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सोहा, मुझे बड़ा अफसोस है। वैसे तो अगर हम देखें कि जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने परसों स्पीच की कि पता नहीं कौन सी सर्जरी थी, लेकिन आप देखें ना कि जिस तरह वो गई थी और अब मजीद जवान होके आ गई है, तो सर्जरी उसने अपने फेस की और किसी और जगह की नहीं है, जिस इतनी खतरनाक जिस किस्म की उसने क्रिएट किया कि बड़े मुश्किलात से मुझे गुजरना पड़ा। लेकिन अब वो कह रही है कि अब नवाज शरीफ साहब आएंगे, पता नहीं कौन सी छड़ी है उसके साथ जादू की कि वो आएंगे, मुल्क को संभालेंगे। लेकिन दूसरी बात आप आवाम की कर रही है। मैं माइक उठा के, मैं स्टूडियो वाला साफी नहीं हूं, मैं माइक उठा के आवाम के बीच में जाने वाला शख्स हूं। और एक बात मुझे माजरत के साथ, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आवाम हमसे गिला करती है कि आप मीडिया वाले बोलते नहीं, हम तो चीख चीख के थक गए हैं। लेकिन यही माइक लेके आवाम के पास अगर आप जाओ ना तो वो बात करने से कतराते हैं। हम कहते हैं कि हमारी आवाम की चीखें अगर निकली होती तो श्रीलंका जैसे निकल आते, टर्की जैसी आवाम की तरह निकल आते, लेकिन आवाम को कोई परवाह नहीं। अब जाओ, अब बात करना तक वो गवारा नहीं समझते और वो कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है। तो ये सिचुएशन है आवाम की। और अगर हम देखें सियासतदानों की, तो पॉलिटिशियन ने हमेशा, मैं समझता हूं कि आईएमएफ के पांव पकड़ने से होना तो ये चाहिए था कि आपके पास कोई ऐसा फार्मूला होता जिस पर आप अमल करके आप 22 बार, हम जगह 23 बार हो जाएगा कि हम आईएमएफ के पांव पकड़ने जा रहे हैं। ये सूरत
हाल है। अगर हम पड़ोस में देखें, बांग्लादेश को देखें, दो दफा वो लोग गए हैं हिंदुस्तान और बांग्लादेश, और आज उनका मुल्क कहां पहुंच गया और हम कहां हैं। 30 रुपए का फी किलो आटा जो है हिंदुस्तान में मिल रहा है। और अगर हम मैं आप ही उस की बात को करेंसी को सेकंड भी करती प्लस हूं, कर दें तो 60 रुपए बन जाएगा। मैं आप ही की बात को सेकंड करती हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अवाम के हक में हम तो बात कर लेते हैं। मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि हरमीत पारी से इस बारे में हम ज्यादा पूछेंगे, बिकॉज उनको पता है कि वो स्टूडियो के अलावा माइक पकड़ के लोगों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, वो उनसे इंटरेक्शन करते हैं। हाँ, आपकी मदद कोई नहीं कर सकता जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करेंगे। प्रोग्राम में जहां हमें मौका मिलता है हम ये कहते हैं कि आपने खुद अपने लिए कुछ करना है। अवाम या तो यूज टू हो चुकी है या उन्होंने इस चीज को दोनों हाथों से कबूल कर लिया कि हाँ जी जिंदगी ऐसी है, ये सियासतदान करप्ट है, इन्होंने ऐसे करना है, लड़ते मरते रहेंगे और हमने जिस चीज में रहना है इसी में हमने सर्वाइव करना है। हाँ, अलबत्ता आपको सोचना पड़ेगा कि आपका भी नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडरान सोच रहे हैं तो आपको भी सोचना पड़ेगा। थोड़ी वेकअप कॉल जो है वो आपको भी अपने आप को देनी पड़ेगी। ऑल्दो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं। अभी चलते हैं अपने रन डाउन की तरफ। रन डाउन में टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। टॉप स्टोरीज में टॉप हाईलाइटेड खबर जो है वो यही है कि इलेक्शंस जो है वो कराने की बात की जा रही है। केपीके और पंजाब असेंबली के इलेक्शंस जो है लगता ये है कि नून लीग तैयारी कर चुकी है उसको डिले करने की। मलिक मोहम्मद अहमद खान की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसमें उन्होंने कहा कि 90 दिन में आइन में लिखा है कि इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं होते तो क्या होगा ये कहीं भी नहीं लिखा। लेकिन इमरान खान साहब इस पर कहते हैं कि अगर 90 दिन में इलेक्शंस ना हुए तो फौरी तौर पर आर्टिकल 6 लगेगा, जिस पर अब ये पीटीआई ने वर्डिक्ट दिया है। कौमी असेंबली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात जो है उसमें इमरान खान ही कॉन्टेस्ट करेंगे, ये पीटीआई ने डिसीजन लिया है। ऑल्दो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से डिटेल में हम बात करेंगे अपनी टॉप स्टोरीज में। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, कोटली शहर का विजिट कराएंगे आपको। एक ज़बरदस्त सी रिपोर्ट है जो हमने बनाई है, जो आपको दिखाएंगे कि इस शहर की क्या क्या खासियत है और क्या क्या खसूसियात की वजह से ये शहर जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा करनी पड़ती है हमें, हम करना नहीं चाहते लेकिन हमने करनी पड़ती है इस बारे में बात कि तमाम मसाइल जो हैं आवाम के उसको एड्रेस करें। ऑल्दो कि आपको इतनी फ़िक्र नहीं है, लेकिन बढ़ती महंगाई जो है उससे अद्वियात यानी मेडिकल का शोबा, सेहत का शोबा कितना शदीद मुतासिर हुआ है। ख़ाम माल से लेके आपकी सप्लाई तक और शॉर्टेज तक कौन कौन सी ऐसी अद्वियात है जिनकी मेकिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत मसाइल हो रहे हैं। मार्केट में प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, डॉक्टर की फीस बहुत बढ़ गई है, अस्पताल में क्या क्या चीज़ें हैं जिसका फुकदान पाया जाता है। सेहत का शोबा अल्टीमेटली कितना मुतासिर हुआ है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा सर्दियों का सीज़न है और मैंने कल चूँकि वीकेंड था तो फैमिली के साथ डे आउट किया, तो फ़िश जो है वो बड़ी पसंद की जाती है और इस मौसम में ख़ासतौर पर खाई भी जाती है। लेकिन उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसमें एक फ़ायदा जिसको हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में, गुर्दों के अमराज जो हैं उससे बड़ा रिलीफ मिलता है। जो भी लोग ऐसे हैं जिन्हें गुर्दों के अमराज हैं तो उसके लिए मछली कितनी मुफीद है, इस पर हम आज के सेगमेंट में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा आपने सुना ही होगा जब किसी को कोई आवाज़ें आए या ना आए, हमें सुनाई ना दे तो हम कहते हैं इसके कान बज रहे हैं। लेकिन ये कान बज रहे हैं सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है हरमीत, ये बाकायदा एक बीमारी है। ये बीमारी क्या है, इसका क्या नाम है, डायग्नोस कैसे होती है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के टॉप स्टोरीज में। डेली डोज पर जाएंगे, लेकिन डेली डोज पर जाने से पहले आज की ब्रेक डोज ले लेते हैं, एक छोटी सी क्विज है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो इट्स टाइम कि पूरे शो में ये एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसमें हम इंफरटेनमेंट भी थोड़ी एंटरटेनमेंट डाल के आपसे चिट चैट करते हैं और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग और फनीएस्ट खबरें लेके आते हैं पूरी दुनिया से। तो डेली डोज की बात कर लेते हैं। डेली डोज में पहला डोज आपको सबसे पहले देंगे हम एक ऐसा एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, यानी जब आप खुश होते हैं तो हर बंदे का डिपेंड करता है कि वो अपनी खुशी किस तरह से एक्सप्रेस करता है। लेकिन अभी हम इंसानों की बात नहीं कर रहे, अभी हम जानवरों की बात कर लेते हैं। एक वीडियो आपको दिखाते हैं, फौरी तौर पर दिखाएं जी वीडियो। जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 गिन ले कितने रीच है। ये रीच जो है ना बेसिकली ये एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी खुशी को उम्मीद, और क्यों कर रहे हैं, ऑडियंस में बैठा एक बंदा उनको फ्रूट्स दिखाता है और फ्रूट्स को देखकर सारे, कोई डांस कर रहा है, कोई झूम रहा है, कोई हाथ हिला रहा है, और देखिए कैसे डांस कर रहा है गोल गोल घूम के। और सबसे पीछे वाले रीच को देखे पूरी वीडियो में वो तो दूर से खड़े होकर सबको देख रहा है कि देखो फ्रूट मुझे मिलेगा बिकॉज मैं सब्र का मुजाहरा कर रहा हूँ। लेकिन ये एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस है जो कि देनी चाहिए। वैसे ना वो वैसे आपको पता है कि जब बचपन कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो देख के याद आ जाता है, जब हम छोटे हुआ करते थे और कहीं ना कहीं चॉकलेट जो है ना घर का बड़ा ऐसे पकड़ा देता, हम छोटे छोटे बच्चे कहते नहीं मुझे नाचते थे। तो अब इस वीडियो को अगर आप देखें तो यही कुछ लग रहा है कि वो भी इंतजार में और झूम रहे खुशी से। लेकिन आप ये अंदाजा लगाएं कि खुशहाल ममालिक में
वो जानवर भी उनके बड़े हंसमुख होते हैं और बड़े मजे लेते हैं। और हमारे यहाँ देखें तो हमारे यहाँ जो सुबह सुबह हम खबर देते हैं तो जाहिर बात है पहली खबर ही हम ऐसी जो खबर हमें मिलती है, जाहिर बात है मजबूरी हमारी भी होती है, लेकिन देखिए इतने स्ट्रेस वाले माहौल में और हरमीत, इतने स्ट्रेस वाले माहौल में देखिए ना, वीडियो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कैसे नाच रहे हैं ये सारे बंदर। तो नहीं खैर रीच है, लेकिन अपनी अपनी खुशी का इजहार मुख्तलिफ डांस स्टेप से दे रहे हैं। कोई गोल गोल घूम रहा है, कोई नाच के दिखा रहा है, कोई हाथ हिला के दिखा रहा है। तो ये देखिए ना, बस खुशी एक्सप्रेस करनी चाहिए आपको, इंसानों को भी करनी चाहिए। और एक्सप्रेशन के हर किसी के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, तो जिस तरह से भी आपको एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है, अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करना चाहिए। जितना आप फैलाएंगे, जितना आप स्प्रेड करेंगे, वो उतनी आपके पास दोबारा से आएगी। तो खुश रहना चाहिए और खुश रखना चाहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगला डेली डोज जो है वो अमेरिका से है। अमेरिका के एक ऐसा स्कूल है जो कि बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर कम से कम इस वक्त हम अगर देखें तो कहा यह जा रहा है कि कितनी लाइट्स लगी हुई है, 7,000 बल्ब हरमीत इस स्कूल में लगे हैं। बॉस्टन जो उनकी स्टेट है वहां पर ये स्कूल है, लेकिन 15 माह यानी मोर देन अ ईयर, 15 माह से इस पूरे स्कूल के जो इतने बड़े रकबे पे है उसकी सारी की सारी लाइट्स ऑन है। लाइट्स नहीं बुझती। अब क्यों नहीं बुझती मैं ये भी बता देती हूँ आपको। मसला ये है कि आपको पता है ये ऑटो सिस्टम पे होती हैं लाइट्स। अगर हम देखें तो सेंसर्स लाइट होती हैं और ये सॉफ्टवेयर से चलती हैं। अब इसके सॉफ्टवेयर में कोई मसला आ गया है और सॉफ्टवेयर में मसला आने की वजह से अगर आप स्विच ऑफ करते हैं, मेन ब्रेकर ऑफ करते हैं, तो पूरे स्कूल की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। और अगर आप ब्रेकर ऑन करते हैं तो पूरे स्कूल की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। मतलब इसके सॉफ्टवेयर में कोई मसला आ गया है, जिसकी वजह से पिछले 15 माह से इसकी स्कूल की एक भी लाइट बंद नहीं हुई। रोशन तरीन स्कूल है पूरी दुनिया का अरमीत ये। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ के जो टेक्निकल वो हेड है वो कितने सुस्त है कि उसको उसे एक लाख ठीक नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल बिजली की कमी नहीं है और रोशन रखा हुआ है पूरी बिल्डिंग को। वैसे उन्होंने आप देखें कि 15 माह तक मुसलसल पूरा स्कूल रोशन रहा है, तो एक खबर भी तो बन गई ना। खबर कैसे बनती, इसलिए बनी है कि वहाँ पे मुसलसल किसी ने उसको बंद तक नहीं किया। और यही वजह है कि शायद एनर्जी जो है बाहर दुनिया में वैसे उसके क्राइसिस नहीं है। अगर यहाँ होता है तो एक बल्ब के लिए हम दौड़े लगाना शुरू कर देते हैं। बहरहाल और ये 7,000 बल्ब है। खबर है, अच्छी खबर है। हरमीत 7,000 बल्ब है, वो भी नहीं है, बल्ब भी नहीं है। अच्छा अब आपको बताती हूँ, कह रहा हूँ ऐसे तो ऐसे। हाँ कंटिन्यू करें फिर मैं ऐड करती हूँ। मैं वही कह रहा था कि ऐसे आप अमूमन हमारे जो सरकारी दफातर हैं या सरकारी इदारे जितने भी है ना, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे ओपन आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो वहाँ का एसी हो या बल्ब हो। लेकिन बहरहाल अगर हम आम आदमी की बात करें तो हम जब देखते कि बल्ब ऑन है तो सीधा ऑफ करने के लिए चले जाते हैं। तो आप बताइएगा कि क्या इसकी वजह है कि वो नहीं हो रहा है, कि वो कह रहे हैं कि भाई खुला रहने मैं बताती हूँ हमारा स्कूल। इसकी वजह ये है कि सॉफ्टवेयर अपडेटेड जो है वो प्रॉब्लम है। सॉफ्टवेयर में कोई डिफॉल्ट आ गया है जिसकी वजह से लाइट्स या तो पूरे स्कूल की बंद होती हैं या फिर एक भी नहीं होती। लेकिन आपको पता है सॉफ्टवेयर अपडेट करने तो बात की बात है, अगर इस पूरे सिस्टम को चेंज करने की बात करें तो अब तक जो लागत लगाई गई है वहाँ के टेक्निकल स्टाफ ने वो है $12 लाख, जो पाकिस्तानी 28 करोड़ रुपए बनते हैं। तो 28 करोड़ रुपए चाहिए इस पूरे सिस्टम को नया लगाने के लिए, यानी अपडेट करने के लिए। लेकिन अगर हम सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात करें तो स्पेसिफिकली अगर सिर्फ आपने सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो उसके लिए सिर्फ $80,000 लगेंगे, जो कि मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली $12 लाख से काफ़ी कम है। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं और ये पहले इन्होंने अपनी डेडलाइन दी थी दिसंबर की, फिर उसके बाद जनवरी की, लेकिन अब कहा जा रहा है कि फरवरी तक टेक्निकल टीम जो स्कूल की है वो इसको ठीक कर लेगी। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से उस एरिया का रोशन तरीन स्कूल यही है, तो लोग काफ़ी म्यूज़ होते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं यहाँ पे आके। लाइब्रेरी भी रोशन रहती है, लॉन्च भी रोशन रहता है। आउटडोर देखें, इंडोर देखें तो लाइट्स 24 घंटे पिछले 15 माह से ऑन हैं। अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर आपको देते हैं। हम तो मसालों को बहुत पसंद करते हैं, लाहौर के तो ख़ास तौर पे मुरगन ग़िज़ाएँ और फुल ऑफ स्पाइस हमें तो बहुत पसंद है। अब हरमीत पता नहीं आप स्पाइस पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये शख्स जो हम जिससे आपकी मुलाकात कराएंगे इसने खाने के लिए ये मसाले इस्तेमाल नहीं किए, नॉट एट ऑल। इन्होंने ये सारे मसाले इस्तेमाल किए हैं पेंट बनाने के लिए, यानी एक पेंटिंग बनाई है उन्होंने। और पेंटिंग किसकी बनाई है? बटरफ्लाई की, और बहुत बड़ी बनाई है। इतनी बड़ी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज कर दिया गया है कि मसालों से सबसे बड़ी पोर्ट्रेट या सबसे बड़ी फ़ोटो बनाने वाले या वीडियो बना ये पेंटिंग बनाने वाले शख्स को, मतलब ये खातून है,
मेरे ख्याल से खातून ही है, यस खातून है, जिसने अब ये जो है ना अपने अच्छा, अब ये देखें ना कि हमारे पास जितने भी हमारी टीम इस किस्म की चीज़ें ले आती हैं, तो आपने देखा कि पहले तो खून से एक शख्स ने पेंट बनाया, ओहो अब मसाले से। आप देखें, आपने जिस तरह कहा कि हाँ, यानी आप लाहौरियों के आपने जिक्र किया, वैसे भी उमूमन पाकिस्तानी जो हैं, अब मेरी अपनी बात तो छोड़े, लेकिन वैसे उमूमन पाकिस्तान में मसालेदार और इस किस्म की चीज़ें। और मेरे एक दोस्त हैं कनाडा में, तो उसने कहा कि हरमीत एक पूरा मोहल्ला जिसमें गोरे रहते थे और हमने खाने इस किस्म के बनाए मसालेदार कि उन्होंने पूरा मोहल्ला ही खाली कर दिया, वहाँ से चले गए और अब वहाँ पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पे आबाद हैं। तो बहरहाल इनके पास एक नया लॉजिक था कि भाई अब मसाले क्यों ना खाने में तो हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों ना इसका पेंट भी बना लिया जाए। तो हम देख रहे हैं कि नित नई चीज़ों से ना लोग जो है एक कोशिश होती है कि हाँ, ये चीज़ इस्तेमाल हुई तो हम एक ऐसी चीज़ करें ताकि हम भी ख़बरों में ही रहें, और ख़बर में रहने के लिए कुछ नया करना पड़ता है। और आपको एक और बात बताती हूँ, उन्होंने ज़्यादा मसाले इस्तेमाल भी नहीं किए, हल्दी और पेपरिका से उन्होंने ये पूरी पेंटिंग बना दी है। लेकिन चूंकि ये बहुत ह्यूज है तो इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम भी दर्ज कर दिया गया है। हम हमेशा बात करते हैं अपने शो में कि लोग किस किस तरह से मुख्तलिफ आइडिया सोच के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं। मेरे ख्याल से लाहौर में और अगर पाकिस्तान में हम बात करें मुख्तलिफ शहरों में, तो हर घर में कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा अगर हम रिसर्च करने जाएं, बिकॉज हमारे यहाँ के लोग भी इतने अनोखे काम करते हैं, इतने डिफरेंट काम करते हैं कि वो आएगा और कोई नहीं कर सकता। बस नहीं है तो थोड़ी इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है, नहीं कि आप भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। लेट्स गिव अ ट्राई, यही वाला सिस्टम कर लें। खैर आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको दुनिया का सबसे ज़ईफ फुटबॉलर आपको दिखाते हैं आज। 79 ईयर्स इनकी उम्र है, अगले 2 महीने में ये 80 साल के हो जाएंगे। और 80 साल का ये फुटबॉलर यकीनन मेसी का बहुत बड़ा फ़ैन होगा, जो कि मेसी की उम्र से भी डबल है। लेकिन अब ये जनाब जो हैं, इन्होंने लेटेस्ट अपना मैच जो खेला है हरमीत, वो 1.5 घंटे तक अभी पूरे उस पे ग्राउंड में रहे और 1.5 घंटे तक उन्होंने इस मैच को खेला है और टूर्नामेंट का हिस्सा रहे हैं। और उसके बाद जो है उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया के सबसे ज़ईफ फुटबॉलर हैं। और हालांकि सोहा, अगर आप देखें ना, फुटबॉल जब स्कूल टीम में हम थे तो क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल की अगर मैं बात करूँ, आपको मुसलसल भागना पड़ता है, मुसलसल एक्टिव रहना पड़ता है, रेस्ट का टाइम जो है वो बहुत कम मिलता है। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे, उनकी उम्र को देखें, और उसके बावजूद 1.5 घंटा वक्त जो है वो अगर आप ग्राउंड में गुजारते हैं और मुसलसल भागते हुए गुजारते हैं, तो उनकी स्टेमिना को वही सलाम है। हमारे यहाँ तो 80 साल के उनकी हालत ही ख़राब हो जाती है वैसे। लेकिन बहरहाल ये देखें ना कि आप फिर वही बात कि भैया आपने जो उस तरह फरमाया कि मेसी के बहुत ज़्यादा फैंस फॉलोइंग जो है बहुत ज़्यादा वैसे भी है, और कहीं ना कहीं बुज़ुर्गों में भी निकल आती है, और उसी चीज़ को फॉलो करके वो भी उसी राह पर चल निकलते हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि सेहत देखें ना, मतलब आपने अपने को मेंटेन रखा हुआ है, फिट रखा हुआ है। 1.5 घंटा, मतलब अगर आप फुटबॉल की बात करें, इज़ अ फुल बॉडी एक्सरसाइज। यू हैव टू रन लाइक आपको ऑल अराउंड पूरे ग्राउंड में भागना होता है, बॉल को अपने पकड़ना होता है, उसको कोर्ट में डालना होता है, तो ये एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है। लेकिन इसके पीछे पूरी एक लाइफ स्टाइल हिस्ट्री है, मतलब उनका लाइफस्टाइल कैसा था, कैसे अपने आप को इतना फिट रखा। तो ये जो है एमी 80 साल की उम्र में फुटबॉलर नहीं बने, यानी ऐसे ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं आया। उनकी बड़ी इस पर स्ट्रगल है, जो कि आपसे शेयर करने का बेसिक मकसद था कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हमने अब एक क्विक भी है, ब्रेक के बाद हम आएंगे वापस। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान खान के प्लान ए, बी और सी के बारे में बात कर लेते हैं। आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर, आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर, कहिएगा कि इमरान खान ने अपनी जान को खतरे को लेकर जो है वो प्लान ए के बारे में बात की कि प्लान ए मुझे कत्ल करने का बनाया गया था, लेकिन मैंने वीडियो जारी की तो उनको मुंह की खाना पड़ी। लेकिन प्लान बी की अगर बात करें तो उसमें मजहबी इंतहा पसंदी और मजहब की तौहीन के आड़ लेते हुए भी मुझे मारने की कोशिश की गई, लेकिन मुझे अल्लाह ने बचाया। प्लान सी पर आप देखें, वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी और अगर हम अपनी एजेंसीज की बात करें तो उनके कुछ लोग मुलव्विस हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स तो वो ऑन ऑफ देते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी आवाम को पता होना चाहिए अगर मेरी जान जाती है तो उसके पीछे कौन है। किस तरह से देखते हैं आप उनकी सारी स्टेटमेंट्स को? ये तो बहुत ही संगीन इल्जाम उन्होंने लगाया है। जाहिर है आसिफ जरदारी साहब का तो मतलब एक नेशनल लीडर तो है ही, और इस तरह की कोई एक होता है ना कि बहुत ही मुंतक मिजाज किस्म का या ऐसा कोई आदमी हो, तो मतलब हर कभी इस तरह की उनके हवाले से कोई बात ना कही जा सकती है ना सुनी जा सकती है। मतलब एक बिल्कुल ही एक मतलब मैं नहीं जानता, आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों ऐसा बयान दिया, नाम लेके बात करना,
तो वो बहुत ही अजीब बात है। फिर उन्होंने कहा कि एक दहशतगर्द तंजीम को उन्होंने दिया। अब दहशतगर्द तंजीमों से हमारे यहाँ तो आमतौर पर टीटीपी वगैरह ही दहशतगर्द तंजीमें हैं। बिल्कुल। अब ये जो मजहबी शिदत पसंद जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनका तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक तरह का दुश्मनी का मामला है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का स्टांस आपको पता है काफी सख्त है, बच्चा उनका सेकुलर स्टांस रहा है। तो ये फैक्टर भी समझ नहीं आने वाली बात है। और इतना बड़ा इल्जाम है इस पे, तो मेरा ख्याल है खान साहब को एक वजाहत या तफसील पेश करनी चाहिए, बतानी चाहिए उनको। और अब बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ कोर्ट में या हतक इज्जत का या वो फैसले होते नहीं है। इतने बड़े इल्जाम के बाद तो वो इतना बड़ा हर्जाना बनता है, अगर वो साबित ना कर सके कुछ, तो मेरे ख्याल है इनको निकाला ही या वहाँ बाहर के गाड़ी बेचने पड़ जाएंगे। इतना बड़ा जुर्माना बन रहा है, बहुत संगीन इल्जाम है किसी कत्ल कराने का। और कत्ल कराने के लिए किसी दहशतगर्द तंजीम को जिसमें हम कहते हैं ना, एजेंसीज का भी नाम लेना सर, एजेंसीज का भी नाम कोट किया उन्होंने जी। वो भी मतलब अब मैं नहीं जानता कि वो क्यों खान साहब वो फ्रस्ट्रेट हैं या गुस्से में हैं या क्या है, या उनके पास कोई एक सी इन्फॉर्मेशन किसी ने दी है उनको। बहरहाल उन पे कातलाना हमला तो हुआ है, ज़ाहिर गोलियां लगी है उनको, और खतरा भी उनका मौजूद है, थ्रेट्स भी मौजूद है उनके। इस हद तक तो बात ठीक है और देखे किसी ने भी किसी मुल्क दुश्मन तंजीम ने, मुल्क दुश्मन नासर ने, गैर मुल्की जो आपको पता है जो होते हैं पाकिस्तान को जो भी डिस्टेबलाइज करना चाहता है खुदा ना खास्ता, तो वो इमरान खान को अगर निशाना बनाएगा तो पता है पूरे मुल्क में आग लग जाएगी। एक पॉपुलर लीडर है, एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। आमिर साहब, अगर हम देखें इमरान खान का जिक्र तो बारहा हम करते रहते हैं, लेकिन आज अगर जिक्र किया जाए पेट्रोलियम का, जो हम तो बात कर लेते हैं 35 रुपए जो है, और मजीद हफ्ते में ये मामला जो है 300 तक पहुंच जाएंगे। मरियम नवाज साहिबा जो कहती हैं, परसों जिस तरह आई तो वो कह रही थी कि पता नहीं कौन सी इस किस्म की सर्जरियां थी, वो जान जोखे में डाली और वो इंग्लैंड पहुंची और वो सर्जरी कामयाब हुई। बाकी तो कोई खबर ऐसी थी नहीं उनके जलसे में। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो सब कुछ ठीक होगा। आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब के पास कौन सी जादू की छड़ी होगी कि सारे मामला मुल्क के ठीक हो जाएंगे और फिर यहाँ पे दूध की नहरें जो हैं वो बहती जाएंगी और हम देखिए इससे पहले नून लीग के अपने लोग जो बात करते थे ना, उसके अंदर जो इनसाइड हमारे जवाब लगता था वो ये था कि एक प्लान ये था कि रूस से तेल जो है मार्च में आना शुरू होगा, तो वो आने के बाद 20-25 रुपए तक शायद इनको 7,000 की कमी हो जाएगी तेल में, 25 से 30 का रिलीफ दे सकते हैं। उस रिलीफ को उनका था, यानी प्लान ये था उस वक्त तक रोका जाएगा जब तक नवाज शरीफ साहब ना आए, या उसके साथ किया जाएगा जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो आके पेट्रोल में भी और दूसरा इधर पाम ऑयल में भी, उसमें भी काफी कम हो चुका है ना, आपको पता है बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। यानी कुकिंग ऑयल पाकिस्तान में वैसे ही महंगा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो वो एक प्लान था कि ऐसा किया जाए। अब वो आई डोंट नो कि उस तरह का प्लान करने का इरादा है कि अभी 35 रुपए बढ़ा दिए जाए और महीने बाद 2 महीने बाद जब रूस का तेल भी आ जाए क्योंकि काफी सस्ता पड़ेगा, वो उसके बाद फिर एक नवाज शरीफ साहब की आमद के बाद रिलीफ का ऐलान कर दिया जाए, जिस सियासी गिमिक्स होती हैं। ये एक और बात है, तो अलग बात है, ये तो बगैर तो बातें समझ से बाहर हैं। 35 रुपए का मेरे हिसाब से तो इजाफा भी बिल्कुल ये गैर जरूरी है और कोई ज्यादा इजाफा है। कोई इसकी इंटरनेशनल मार्केट इसाकदार साहब ने कहा कीमतें बढ़ी हैं, इतना फर्क नहीं पड़ा जितना इन्होंने इजाफा किया है। आमिर साहब, ये सियासी स्टेबिलिटी होगी तो ही माशी सूरत-ए-हाल या जो बढ़ती महंगाई है उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे, या किसी हद तक कंट्रोल भी क्या कहें, हम रोक सकेंगे कि चीज़ें कम से कम रुक जाएं इस पॉइंट पे। ये कहिएगा कि अब यूं भी लग रहा है कि नून लीग जो है वो तैयारी मुकम्मल कर चुकी है इलेक्शंस डिले करने की। मलिक मोहम्मद अहमद खान जो है वो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि भी 90 दिन का टाइम आइन में लिखा हुआ है कि अगर होने चाहिए 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन, लेकिन अगर नहीं होते तो क्या होगा, ये आइन में नहीं लिखा। जबकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि नहीं, आइन में ये लिखा है कि आर्टिकल 6 जो है फौरी तौर पर लग जाएगा अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं होते। तो आप इन इलेक्शंस की तारीख के हवाले से क्या देखते हैं? देखिए, इस वक्त तो बिल्कुल यही नजर आ रहा है कि इलेक्शन से भागा जा रहा है। हम बिल्कुल भी इलेक्शन के मूड में नहीं नजर आ रही। लेकिन आज जो जिस तरह भी असद उमर साहब, अभी थोड़ी देर पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जो बता रहे थे कि अदालत में गए हैं वो, और वो उनका कहना था कि अदालत ने, जज साहबान ने बड़े रिमार्क्स बड़े वाज़ेह अंदाज में दिए हैं कि भी आइन की और इसकी बिल्कुल जमहूरियत की किसी सूरत में हम खिलाफवर्जी चीजों को नहीं होने देंगे। तो वो एक खुशाइंद है, क्योंकि हमने देखा है बल्दियाती इलेक्शन भी पिछली बार भी जब हुए थे वो अदालतों के ही जोर देने पे, प्रेशर देने पे और वो मजबूर कर देने पे हुए थे। तो अगर अदालतें अगर इस मामले में करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि अदालतों को जुडिशरी को अपना
रोल अदा करना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि इलेक्शन से भागना तो बिल्कुल भी अब नॉनसेंस बात है ना। देखिए सियासतदान हो, काम ही आवाम से वोट लेना है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ऑक्सीजन का काम देते हैं आमिर आवाम साहब, को इस और सारी उनको सूरत वोट। हाल में अगर हम देखें, जिस तरह कोशिश की जा रही है कि इस इलेक्शन को जो है वो डिले कर दिया जाए, आप क्या समझते हैं कि अगर इलेक्शन अक्टूबर में होते हैं तो तब भी जो हुकूमत चाह रही है कि कम से कम उनका जो ग्राफ गिरा है वो दोबारा वो उठे और कहीं ना कहीं वो आवाम हलकों में जा सके, अगर ये इलेक्शन को तवील भी किया जाता है तो इस दोनों को आप कैसे देखते हैं? क्या इसमें हुकूमत को कोई फायदा होगा या खान साहब को दोनों साइड से ही खान साहब को फायदा पहुंचना है? मुझे तो उल्टा ये लग रहा है कि जितना वक्त गुजार रहे हैं उतना अपने मसाइल बढ़ा रहे हैं, उतना इनके रिस्क की चीजें मैनेजमेंट हो नहीं रही। फॉरेन रिजर्व के मसाइल आपके सामने हैं, और रुपया फिर इस तरह हाल रहे तो रुपया मजीद डिवैल्यू भी हो सकता है। और पेट्रोल अगर इस तरह कह रहे हैं 300 तक जाता है, तो आप देखें ना फिर उसमें क्या करेंगे। ये हालात के लिए खराब और ज्यादा मुश्किल ही होंगे। और इसके अलावा कि नॉन गवर्नेंस का तासर भी हर जगह मिला है। फिर आप देखें जब निगरान काबीना बनाई गई है, निगरान सूबाई पंजाब में खास तौर पे, वो तो बिल्कुल भी उनमें कोई भी ऐसा कोई एक आध के सिवा कोई एक्सपीरियंस आदमी नहीं है। ज्यादातर नौजवान से लोग हैं और लगता है कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने अपने ताल्लुकात रखने और दोस्तियां निभाई हैं। कोई ऐसी काबीना है ही नहीं कि जो कई महीनों तक के लिए पंजाब के मामला चला सके। और आप देखें एक और अजीब काम है पंजाब वज़ीर-ए-आला ने, उन्होंने मुख्तलिफ जो इल्मी अदबी बोर्ड को, जिस तरह मजलिस अदब को और बज़्म इकबाल को और इवन सेंसर बोर्ड को, उनके सरबराहान बदल दिए। और ऐसे लग रहा है जिस तरह एंटी पीटीआई और एंटी चौधरी परवेज़ हुकूमत है कि जो सारी तकरीरें खत्म कर दी जाए, 2.5 महीने के लिए आए हुए हैं। तो बात ये है कि 2.5 महीने तक या तो इन अदारों के सरबराह के बगैर ही अदारे काम करेंगे, बेसिकली नहीं काम करेंगे जब सरकार उनको हेड करने वाले कोई नहीं होगा वहाँ पे। और या फिर ये है कि अगर जो इनको जो बंदे मुकर्रर करेंगे और सूबाई असम्बली के इलेक्शन के बाद अगर तहरीक इंसाफ आ गई तो 2 या 2.5 महीने बाद, 2.5-3 महीने बाद वो फिर तब्दील हो जाए। तो ये मजाक बनाने वाली बात है। भाई आपके पास इलेक्शन का मैंडेट है, इलेक्शन पे फोकस करें। बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े सियासी ड्रामाबाजियां करने के बजाय जो काम करना है डे बाई डे अपनी चीजों के लिए आपको निगरान हुकूमत होती है। और असल मैंडेट एक ही मैंडेट है इलेक्शन का। ये रिफॉर्म करने या अपॉइंटमेंट करने का काम ही कोई नहीं है ना। पूरा अपना जोर उसी इलेक्शन पे लगाएं, अच्छे तरीके से इलेक्शन करवाएं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करें और घरों में जाएं। तो यही काम में ख्याल हम सबको बात भी इसी करनी चाहिए, इसी पे कंसेंसस पैदा करना चाहिए। और इसमें जुडिशरी का रोल बहुत अहम है और मीडिया का भी। क्योंकि दूसरी ऑप्शन मैं तो समझता हूँ डिस्कस ही नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन एक ही ऑप्शन बनते हैं इलेक्शन हो, इलेक्शन मरदमशुमारी का कोई जवाब नहीं इस वक्त ये काम करने का। इलेक्शन करवाएं, नई हुकूमत आएगी, मरदमशुमारियां कराती रहेगी और सारा प्रोसेस वो ऊपर का प्रोसेस होता है। फिर नई हल्का बंदियां सारी होती नहीं। अभी तो आपने जो नहीं अगर हुआ आप इलेक्शन करवाएं, खासतौर पर सूबाई असम्बली का इलेक्शन तो फौरन करवाएं ना। आमिर साहब, ये आइन के मुताबिक तो गवर्नर ने इस चीज की कॉल देनी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो है उन्होंने मीडिया से बात भी की और बात करते हुए कहा कि भाई मैंने पूछा है गवर्नर से, मेरी बातचीत हुई इस हवाले से, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तहलील करने की असम्बली की जो समरी थी उस पर दस्तखत करता तो फिर मैं इसकी कॉल भी दे देता। जब मैंने वहां दस्तखत नहीं किया तो फिर मैं ये भी नहीं कर सकता। तो कोई इस तरह लग रहा है कि कोई करना नहीं चाह रहा। देखिए गवर्नर तो बता देता है, गवर्नर साहब बता क्या है, वो तो जो हुकूमत कहेगी वो फाक के ही नुमाइंदा है ना। गवर्नर को अपने तौर पे तो कोई सियासी उस तरह की हैसियत है ही नहीं। तो वो जो भी करना है ये फैसले हैं, आप समझे मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान और पीडीएम के दीगर कायदीन ये पूरी तरह से जिम्मेदार है। और मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान से भी सवाल पूछना चाहिए, जरदारी साहब से सवाल पूछना चाहिए कि वो जमहूरियत के बहुत बड़े चैंपियन बनते हैं तो यहाँ इलेक्शन क्यों भाग रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से ही सवाल करना चाहिए। हर बात को उनका मजाक बना हुआ था कि 73 के आइन के तनाजुर में, तो 73 का आइन का तनाजुर तो बड़ा वाज़ेह है ना, 90 दिनों में इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो वहाँ क्यों नहीं हो रहे। और जहाँ जिमी इलेक्शन होने हैं जो बेकार से इलेक्शन है, जिनमें पीडीएम हिस्सा नहीं दे रहा और तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान भी हर जगह खड़े हो रहे हैं, उनका शेड्यूल आ गया, उनका अनाउंस कर देगा 33 हल्कों का। और वो भी एक मजाक किया 33 हल्के पहले और फिर 33 और इस तरह करके। ओ भाई इस BSC के मंजूर करने चाहिए ही नहीं थी कौमी असम्बली के। खाम खा 18 अरब का खर्चा पड़ा है। आपको पता है 18 अरब का खर्चा आएगा इन 120 हल्कों में। तो वो 18 अरब तो सीधा साधा स्पीकर साहब को इसको उससे वसूल करने चाहिए कि आपने क्यों किया। जबकि हालांकि पीटीआई वाले वापस आ रहे हैं, ईमेल कर दी उन्होंने, खुद पहुंच गए और हम आ रहे हैं, तो आपने फटाफट अपने सियासी तौर पर कर दिया। भाई अब 18 अरब तो इस खराब मीशत में 18 अरब तो बच रहे हैं ना। 18 अरब से अवाम को रिलीफ दे। ठीक है आमिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग स्टूडियो। और बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये भी एक सवाल है कि हमारा मुल्क इस वक्त इलेक्शन कराने का मुतहम्मिल हो सकता है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, इसके बारे में सोचना चाहिए। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेसिकली जब हम बात करते हैं महंगाई की तो हमारी कोशिश होती है कि हर एक फील्ड को एड्रेस किया जाए। अगर हम सेहत के शोबे की बात करें तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे कहा था कि सेहत के शोबे में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो भी मुश्किलात आई हैं उसके बाद अब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर ओवरऑल सारे तिब्बी सहूलियात की हम बात करें तो दिसंबर 2022 के बाद 13.5% इजाफा हुआ है तमाम चीज़ों में। भी हम उसे क्लासीफाई नहीं कर रहे, हम इस पर बात नहीं कर रहे कि खाब माल से यानी अद्वियात के बनने से लेकर उसके मेडिकल स्टोर तक पहुंचने में या अस्पताल पहुंचने तक अब प्राइसेस कितनी बढ़ जाएंगी। और फिर रही बात कल की, तो कल पेट्रोल महंगा होने की वजह से अब देखना ये कि ये 13.5% किस फीसद तक जाता है, ये भी एक सवालिया निशान है। बहरहाल इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। फौजिया चौधरी हेल्थ रिपोर्टर हैं और पब्लिक न्यूज़ के साथ काम कर रही हैं, फील्ड में रहती हैं, लोगों इनको पता है, लोगों के रिएक्शंस का पता है, डॉक्टर्स की एक्सक्यूज उनको पता है, तो इनसे हम बात कर लेते हैं। फौजिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फौजिया फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। फौजिया कहिएगा, अगर हम सबसे पहले बात करें तिब्बी सहूलियात की, जिसमें आलात भी आ जाते हैं, अद्वियात भी आ जाती हैं और फीस भी आ जाती है डॉक्टर्स की, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, आप क्या कहेंगी? 13.5% 2022 दिसंबर तक की हम बात करें इजाफा हुआ था। अब मजीद 2023 के आगाज में चीजें किस तरह से बदल रही हैं, आप इस हवाले से क्या देखती हैं, लोग क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जिस तरह से जो भी गवर्नमेंट आती है और वफाक की सतह पे, सूबे की सतह पर वो दावा तो करती है कि सबसे पहला नारा यही होता है कोई भी हुकूमत में जब आता है कि हम सेहत की सहूलतें देंगे, उसके साथ साथ तालीम देंगे। लेकिन जमीनी हकाइक जब हम देखते हैं तो टोटली बरक्स हमें मिलते हैं। हम हॉस्पिटल्स में चले जाएं, हम हॉस्पिटल्स तो दूर की बात, अगर हम छोटी डिस्पेंसरीज का ही विजिट कर लें तो हम हैरान रह जाएंगे कि छोटी जो सेहत सहूलत मराकज होते हैं, अगर हम इस्लामाबाद की सतह पे बात कर लें, सेहत सहूलत मराकज गुज़श्ता गवर्नमेंट में बनाए गए थे और उसके इफ्तिताह भी किया गया था कि बड़े हॉस्पिटल्स पर बर्डन जो है वो कम किया जाए। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि छोटे सेहत सहूलत मराकज बनाए गए ताकि घर की दहलीज तक जो अवाम है, जो शहरी है, उनको सहूलतें मौसर आए। लेकिन वहां पर भी इक्विपमेंट जो था वो ना काफी था और कहीं तो वर्किंग मीन तस्वीरें तो खींच ली जाती हैं, ओपनिंग भी कर दी जाती है, इफ्तिताह भी कर दिया जाता है, उसे फंक्शनल होने में इतने सालों लग जाते हैं कि नई गवर्नमेंट आ जाती है। अच्छा, जब नई गवर्नमेंट आती है तो वो पिछले पे इल्जाम लगाना शुरू कर देती है, जी उन्होंने नहीं किया, बजट जाया किया, बजट पड़ा रहा, बजट को इस्तेमाल करना चाहिए था सेहत के बजट को। तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते लगाते कितने सालों गुजर जाते हैं और जो शहरी है या जो मरीज है, जो एक आम छोटा सा मर्ज लेकर हॉस्पिटल का रुख करता है, तब तक उसका एक आम मर्ज जो है वो किसी सीरियस मर्ज में मुब्तला हो जाता है। और कई ऐसे मरीज भी मैंने देखे हैं, क्योंकि सेहत के शोबे को जब हम कवर करते हैं तो मरीजों से बात भी करते हैं, जब हम पैकेजेस बनाते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, तो आप हैरान होंगी कि समटाइम बारी आते आते, ऑपरेशन की बारी आते आते मरीज अपने जान से हाथ हो बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल जी हरमीत। जी। अच्छा फौजिया, एक चीज़ जो आपने जिक्र किया है, यानी आप ग्राउंड पे होती हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल जाती हैं, सारी चीज़ें देखती हैं। अब अगर हम देखें बहुत सारी मेडिसिन जो है, हमने गुज़िश्ता महीने देखा कि पैनाडोल बिल्कुल मार्केट से गायब हो गई थी। अब अगर हम देखते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से जाते हैं और देखते हैं कि एक चीज़ जो गुज़िश्ता माह 200 रुपये की मिल रही थी अब वो 550 तक पहुँच चुकी है। तो ऐसे में अमूमन सरकारी हॉस्पिटल वो लोग आते हैं जिनकी कोशिश होती है कि पैसा जो है वो ना लगे और अखराजात उनके सरकार पर ही हों। अब आप क्या देखती हैं, जो मरीज आते हैं वो किस किस्म का उनका रिएक्शन होता है जब हॉस्पिटल जाते हैं? वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सरकारी जो अस्पताल हैं वहाँ पे वो मेडिसिन भी नहीं मिलती है उनको। जी बिल्कुल हरमीत, देखिए जिस तरह से अद्वियात महंगी हुई, अद्वियात के साथ साथ एक मैं आपका एक और पॉइंट बड़ा मेन जो है वो बताती चलूँ कि सेहत सहूलत कार्ड का इजरा गुज़श्ता हुकूमत में किया गया था। और अगर हम इससे कतई नज़र ये देखें कि ये किस हुकूमत ने किया, कौन सी जमात ने किया, लेकिन एक ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। हर जो शहरी था, हर शहरी को ये सहूलत मुयस्सर थी कि वो 3 लाख से लेकर 10 लाख तक का इलाज अपना करवा सकता था। और कई मरीज सेहत सहूलत कार्ड के, मैं अगर टिम्स हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इस्लामाबाद का, वहां पर बात करूं तो ट्रीट हुए थे और हजारों लोगों ने इससे फायदा उठाया था। अब जब ये हुकूमत, अब नई हुकूमत आई तो सेहत सहूलत कार्ड के जो फंड थे वो जिस तरह से मिल रहे थे हॉस्पिटल्स को,
उसमें थोड़ी कमी आना शुरू हो गई, वो तेजी से नहीं मिल रहे थे। कितने मरीज ऐसे थे जिनका इलाज होना था वो नहीं हो पाया, और उसके साथ साथ अद्वियात फ्री की थी। मतलब कोई भी जो क्रिटिकल पेशेंट था, जिस तरह से कैंसर का अगर हम देखें, कीमो के बाद कीमोथेरेपी जो होती है उसकी अद्वियात जो है वो बहुत महंगी होती हैं, तो उसके बाद से भी जो कुछ मेडिसिन थी किसी हद तक जो हुकूमत थी वो देती थी, फ्री देती थी। लेकिन फिर जब हमने देखा कि सेहत सहूलत कार्ड की जो फंड्स मिल रहे थे उसमें कमी आना शुरू हुई, तो वो जितने मरीज जेर इलाज थे वो सारे मुतासर होना शुरू हुए। और इस हवाले से जो मिनिस्टर होते हैं, मुतलका मिनिस्टर होता है, सुबह में अलग हम देखते हैं सेहत का शोबा, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सुबह अलग से ट्रीट कर रहे होते हैं, वफाक अलग से ट्रीट कर रहा होता है, तो हर एक ने ये कहा कि नहीं वो फंड मिल रहे हैं, सेहत सहूलत कार्ड पे इलाज भी हो रहा है, उसके साथ साथ अद्वियात जो खास तौर पे महंगी हुई थी, नहीं जो गरीब हैं या मिडिल क्लास तबके उनको अद्वियात भी मिल रही हैं। लेकिन हमने देखा ना अद्वियात उनको मिल रही थी, और ग्राउंड पे हमने देखा ना उस तरह से ट्रीटमेंट फौरी तौर पर हो रहा था जिस तरह से पहले फौरी तौर पे मरीज जो था वो ट्रीट कर लिया जाता था। और देखा जाता है जब भी कोई क्रिटिकल पेशेंट होता है तो सबसे पहले लिस्ट पर उसको रखा जाता है कि कितना क्रिटिकल है, इसका मर्ज क्या है, उसको फौरी तौर पर ट्रीट किया जाता है। तो उसके साथ साथ जब अद्वियात की खासतौर पर आपने हरमीत बात की कि पेनाडाल जो थी, अब अंदाजा आप यहाँ से कर लें कि पेनाडाल एक आम सी, आपको बुखार है, आपके जिस्म में कहीं भी दर्द है तो डॉक्टर भी आपको फौरी तौर पर कहते हैं कि आप पेनाडाल यूज करो। तो पेनाडाल इतनी तेजी से शॉर्ट हुई और सोने पे सुहागा हमारे शहरियों की आप अकल पे आप मातम करने को जी चाहता है कि लोगों ने इस पर एहतजाज करने की बजाय 2-2, 3-3 पैक लेकर घरों में सेव कर लिए। अच्छा फौजिया, चलिए ये बात तो हम कर लेते हैं, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे बात करते हैं। मेडिकल स्टोर वालों ने भी ये किया, आम आवाम जो खरीदार थे उन्होंने भी ये किया, ये जो स्टोरेज कर लेते हैं, उसके बाद शॉर्टेज ऑटोमेटिकली, डिमांड सप्लाई की चेन है ना, वो ऑटोमेटिकली मुतासिर होती है। फौजिया ये कहिएगा कि अगर हम अद्वियात बनाने वाली कंपनीज की बात करें, अद्विया साज कंपनीज जो है वो भी ये एक्सक्यूज़ देती हैं कि खाम माल जो है वो ज़्यादा नहीं तो 15.40% महंगा हुआ है, 2022 की हम बात कर रहे हैं, तो उनके अपने एक्सक्यूज़ हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो इस हवाले से क्या कहती हैं? इंपोर्ट का भी बड़ा मसला था, इसकी वजह से भी प्राइसेस बढ़ी हैं, तो उनके जो एक्सक्यूज है वो क्या वो वैलिड है? उनको क्या समझती हैं आप? जी बिल्कुल, जिस तरह से फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है उस हवाले से जिस तरह से खाम माल का उन्होंने कहा था और उसके बाद टैक्स का उन्होंने जो कहा था जो लगाया जाता है और 17% तक बताया गया था 2022 में, उसके साथ अद्वियात के खाम माल पर ड्यूटी से 15 से 20% अद्वियात जो है वो कम हुई थी। तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर जो कंपनीज हैं वो भी किसी हद तक ठीक कहती हैं, क्योंकि खाम माल जो था काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट होता है और उस वजह से उसमें भी कमी आ जाती है। और उन्होंने कहा था कि कुछ अद्वियात की जो कीमतें हैं वो फौरी तौर पर बढ़ाई जाएं, अगर कीमतें ना बढ़ाई गई तो जो कंपनीज होती हैं वो अद्वियात जो हैं वो बनाना कम कर देती हैं, और जब कम होती हैं तो डेफिनेटली मार्केट में अद्वियात जो हैं वो कम आना शुरू हो जाती है। जिस तरह से कैंसर की कुछ अद्वियात थी, हमने गुज़श्ता साल देखा और उनकी किल्लत देखने में आई थी और कम हो गई थी कंपनीज, क्योंकि वो भेजती ही नहीं है। जारी बात है, जो हुकूमत एक उनकी प्राइस रखती है वो कहते हैं कि ये अफोर्डेबल नहीं है, हम उस कीमत पर नहीं दे सकते। उसके साथ डॉलर जब बढ़ता है उसका भी इसके ऊपर इजाफा होता है। और गुज़श्ता रोज अब हमने जो देखा है कि जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ तो डेफिनेटली वो अब असर पड़ेगा अद्वियात पर, क्योंकि कई ऐसी अद्वियात थी जिनकी। अच्छा फौजिया, एक और चीज जो हमने देखी है, आपने आपको याद होगा गुज़श्ता हफ्ते जो है एक अलार्मिंग सिचुएशन थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मामला चल उठा है, वहां पे भी एप्लीकेशन और हेल्थ जो मिनिस्टर है उनको भी ये एप्लीकेशन दी गई थी कि जो सर्जिकल आलात हैं उसमें भी कमी आ रही है और हमारे लिए ये प्रॉब्लम, जो पेशेंट हैं उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों के स्टंट डलवाने हैं, कुछ लोगों के दीगर सर्जिकल चीजें जो है जिनसे उनकी ट्रीटमेंट करनी है वो उसकी किल्लत भी पाई जा रही है। आप मुख्तलिफ मीटिंग्स में बैठती हैं, डॉक्टर्स की मीटिंग्स में बैठती हैं, तो उनकी जानिब से इस चीज को कैसा देखा जा रहा है? क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जो खाम माल है, जो मटेरियल है, एलसीज बंद है जिसकी वजह से ये चीजें पाकिस्तान नहीं आ रही और वाजबात भी बहुत आ रहे हैं, हिंदुस्तान भी डॉलर कैश मांग रहा है, चाइना भी कैश की डिमांड कर रहा है। तो इस सिचुएशन में डॉक्टर साहिबान ने क्या वैसे मीटिंग्स में क्या बात होती है कि किस किस्म की अलार्मिंग सिचुएशन आ सकती है और खासकर सरकारी हॉस्पिटल पे कितना दबाव पड़ सकता है और एक आम आदमी मजीद कितना मुतासिर होगा? बिल्कुल हरमीत, जिस तरह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हम बात करें वो कम हुई थी, उसके बाद डेफिनेटली अद्वियात पे भी असर पड़ा था। सर्जिकल आलात जो थे
उस पर भी असर पड़ा था। और जो डॉक्टर्स हैं वो अपने तौर पर परेशान होते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर जो है, अगर हम देखें, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर इस्लामाबाद का पिम्स हॉस्पिटल है तो वहाँ पर डेली 10,000 से 12,000 के दरमियान मरीज आते हैं। सही। और ओपीडी में जो एक डॉक्टर बैठता है वो अगर देखा जाए तो सैकड़ों मरीजों को एट ए टाइम वो ट्रीट कर रहा होता है। और कई तो ऐसे डॉक्टर्स हैं, और उसमें कई ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो अभी पीजीज होते हैं, और उनको बिठा दिया जाता है और वो देखते हैं, क्योंकि तादाद इतनी ज्यादा मरीजों की होती है, उन्होंने ट्रीट करना होता है। जब खासतौर पर उनमें से कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको वो सर्जिकल या सर्जन के पास भेज दिया जाता है, उनको ऑपरेट होना होता है, तो अब कोई भी जब आलात इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह से एमआरआई की जो थी, एक बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें महंगी मशीनरी जो है वो लगाई गई है, तो आप महंगी मशीनरी पर ज्यादा लोड भी नहीं डाल सकते। अगर अब डेली के मरीज ट्रीट हो रहे हैं और काफी ज्यादा मरीज ट्रीट हो रहे हैं, एमआरआई हो रही है, उसके साथ साथ और अल्ट्रासाउंड है हो रहा है, तो हम ज्यादा बर्डन भी नहीं डाल सकते। और डॉक्टर यही कहते हैं कि जब बर्डन ज्यादा मशीनों पर डाला जाता है, ज्यादा मरीजों को ट्रीट किया जाता है, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा काम लिया जाता है, तो वो जो आलात है वो एक्सपायर हो जाते हैं और वो फिर उस तरह से परफॉर्म नहीं करते। बिल्कुल फौजिया चौधरी, आप इस सवाल से बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अफोर्डेबिलिटी पे भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने में ज्वाइन किया और अपनी तमाम तर जो भी आपने एनालिसिस किया है फील्ड में रह के आपने किया, थैंक यू सो मच। लेकिन इस बात पर भी बात की जा सकती है कि हमने आलात की बात कर ली, अद्वियात की बात कर ली, अफोर्डेबिलिटी आम आदमी की बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि 15% 2022 की तारीख तक अगर हम देखें तो 15% डॉक्टर्स की फीस में इजाफा हुआ है, जो कि एक आम लेमैन की अप्रोच में नहीं है। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो सीज़न की बात कर लेते हैं, चूंकि सर्दियां हैं और सर्दियों में जब सर्दियां आती हैं सबसे पहले हमें जो चीज़ याद आती है वो कि इस पूरे सीज़न में हमने मछली बहुत खानी है। लेकिन आपको पता है, ऑब्वियसली कहा जाता है कि ये जो आप देखते हैं कि मछली के बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन अगर उसे उस तरह से इस्तेमाल किया जाए जिस तरह से उसको इस्तेमाल करने का हक होता है। अगर हम अपनी बात करें या खाबों के शौकीन लाहौरियों की बात करें तो मछली भी हमने ऐसे खानी होती है कि शायद उसकी अफादियत जो है वो उसमें सिर्फ 10% रह जाती है 100% से। तो या तो मछली खानी है तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और अगर खानी है तो कैसे खानी है, इसके लिए आज हम आपको सजेशन देंगे इस सेगमेंट में। डॉक्टर ताबिंदा रियाज हमारे साथ मौजूद है, माहिर ग़िज़ाइयत है, आपको स्टूडियो में आज वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप डॉक्टर? जी शुक्र अल्लाह का। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मैंने वैसे कल ही मछली खाई है और पूरी फैमिली ने हमने डिनर किया, लेकिन मैं जब वहाँ गई ना तो मछलियों की बड़ी सारी काइंड्स थी। एक डीप फ्राई, एक के ऊपर बहुत सारे मसाले लगे हुए थे, एक के ऊपर बेसन लगा हुआ था। एक तो आप ये बताएं पहले मछली खानी कैसे चाहिए? देखिए, मछली जब हम डीप फ्राई कर लेते हैं तो जो बेसिकली मछली के अंदर प्रोटीन होती है, अच्छा, जो कि जब हम उसे ओवर हीट करते हैं तो जो प्रोटीन होती है ना वो डीनेचर हो जाती है। ठीक है, तो उसमें और जो भी मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। तो बेसिकली हम कहते हैं कि इसका जो बेस्ट वे है इसको लेने का वो है स्टीम। अगर स्टीम किया जाए मछली को तो वो एक बेस्ट है उसके लिए, तो हमें वही कंजप्शन करनी चाहिए। वैसे तो इसके लिए बेहतरीन हल ये भी है कि आप ग्रिल कर सकते हैं, लेकिन ग्रिल फॉर्म में भी उसके बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल लॉस हो जाते हैं। लेकिन क्या करें डॉक्टर ताबिंदा? देखिए, मैं वो सवाल कर रही हूँ जो आम आवाम आपसे करती है। आम आवाम इसको बॉयल करके तो खाने से रही, हमें मसाले भी चाहिए, हमें टेस्ट भी चाहिए, हमने उसकी ग़िज़ाइयत को भी भरपूर रखना है। तो कोई बीच का रास्ता बताएं जिसमें आप उसको उबाल भी लें लेकिन आप थोड़ा सा अंदर कोई टच डाल दें जिससे आपको टेस्टफुल लगे ज़्यादा। देखिए, आप फ़िश के ऊपर जो है वो जो मसाला ज़्यादा आपने लगाने हैं, लेकिन मसाले के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जिंजर और लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन चिली का इस्तेमाल करके उसके ऊपर लगा के उसको स्टीम कर सकते हैं अच्छे से। हल्का सा ऑलिव ऑयल लगा के आप उसको ले सकते हैं, ताकि वो ज़रा टेस्टी भी हो जाए। और उसके साथ आप लेमन का यूज़ कर सकते हैं फॉर टेस्ट के लिए। अच्छा, जो डीप फ्राई करते हैं, जो बेसन लगाते हैं उसके ऊपर, हमारे बहुत सारी मार्केट में आपको पता है इस वक्त बहुत सारे ऐसे हैशटैग ब्रांड्स हैं जो इस तरह सर्व करते हैं फिश को, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? जी देखें, डीप फ्राई फिश जो होती है ना उसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आजकल वैसे भी मोटापे की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान में, तो कोशिश करें कि ऑयली चीज़ों से अवॉइड ही करें, और फ़िश तो ख़ास तौर पे जो है वो ऑयली फ़िश से परहेज़ किया जाए। अच्छा, चलिए परहेज़ कर लेंगे। अब ये बताएं कि फ़िश तो आपने खाने का तरीका बता दिया, अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो हैं और जो ख़ासतौर पर बीमार लोग होते हैं उनको ये ज़्यादा सजेस्ट की जाती है कि इस मौसम में आप मछली ज़्यादा खाएं। एक तो आपको वार्म रखती है, गर्म रखती है, इसके अलावा क्या क्या फ़ायदे हैं?
देखिए मछली जो है इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और प्रोटीन होने के अलावा और भी बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। अगर देखा जाए तो फ़िश के अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, हमारी हार्ट डिजीज़ के रेट को कम करते हैं। उसको कोलेस्ट्रॉल जो हमारा जो बढ़ जाता है ऑयली चीज़ें खाने की वजह से जो है उसको कम करते हैं, उसके रेट को उसको कम कर सकते हैं, उसको मैनेज करते हैं बेसिकली। जो फ़िश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, बेसिकली ओमेगा 3 फैटीज जो होती है हमारी बॉडी खुद नहीं बना रही होती, तो उसको हमें बाहर से ही कंजप्शन करनी पड़ती है, उसके हमारी बॉडी को जो हमारी बॉडी की नीड्स होती हैं उसको पूरा करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, बेस्ट वे जो है, बाकी तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स और बाकी सारी चीज़ों में भी जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, लेकिन मछली के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड एक कंप्लीट मौजूद है, तो हमें वो लेना चाहिए। और कम से कम जो है हफ्ते में 1 से 2 बार तो लेना चाहिए। हफ्ते में 2 बार, एक बार छिलके के साथ जिसे पर्दा कहते हैं, ऊपर ब्राउनिश जो एरिया होता है वो, और एक जो है छिलके के बगैर हमें ज़रूर कंजप्शन करनी चाहिए। अच्छा, हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, और यकीनन फ़िश के शौकीन तो हम सारे हैं। हरमीत, क्या आप क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं? आपसे जानना चाहेंगे कि बाहर दुनिया में एक चीज़ मैंने देखी है कि कहीं ना कहीं इसकी करी भी बना ली जाती है वैसे, और सूप भी पिया जाता है। हमने अपनी आदत को क्यों उस साइड पे नहीं रखा? अगर हम उस साइड पे जाएंगे तो कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने जिस तरह फरमा रही कि स्टिम करना या उसकी जो करी है या उसका सूप जो है उसका इस्तेमाल अगर होता है तो उसके कितने फ़ायदे होते हैं, और इस जायके को थोड़ा सा कुछ हमें बदलना होगा। इस पर आप क्या कहती हैं? मतलब बहुत सारे मुल्कों में सूप की तरह या मुख्तलिफ तरीके से जो है ना वो पी जाती है, किस तरह से ग़िज़ाइयत को मज़ीद इंक्रीज़ किया जा सकता है? जी, सबसे बेहतर तरीका तो है उसको स्टीम करना। सूप भी ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ये सर्दियों में इसकी कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए जो है लोग धड़ाधड़ जो है वो फ्राइड हो, जैसे आपने कहा बेसन लगी हैं, ग्रिल्ड हैं, ये खा रहे थे। लेकिन बाहर के मुल्कों में जो है वो उनको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल होता है, वो इतनी ज़्यादा फ्राइड, ऑयली या ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं जाते। वो प्रेफर करते हैं कि वो स्टीम चीज़ें लें, ठीक है, बॉइल्ड लें या सूप के तौर पर लें। तो सबसे बेहतर तरीका जो है वो सूप ही है और स्टीम है, जिसे हम उसकी ग़िज़ाइयत जो है उसको प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। मुझे तो अभी ना ये बताएं कि मछली की चलिए हमने बात कर ली, लेकिन कुछ ऐसी ना हम सुपरस्टिशियस भी बहुत है ना, कुछ ऐसी हमने कयास सराइयाँ बना के रखी हुई हैं कि मछली खाएंगे साथ दूध पी लेंगे तो फुलबेरी हो जाएगी, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। वो एक स्पेसिफिक काइंड होती है मछली की, या फिर वो आपको एहतियात भी कहाँ कहाँ करनी चाहिए? देखिए फ़िश जो है वो समुंदर, बेसिकली समुंदर से ही लेते हैं, और समुंदर में सिर्फ पानी और ये क्योंकि मछली की भी खुराक होती है, तो मछली ने सतह समुंदर से जो है जो चीज़ें खानी है उसके अंदर अच्छी चीज़ों के साथ साथ कुछ हार्मफुल चीज़ें भी होती हैं, जिसके अंदर मरकरी आ जाता है, जो कि हमारे लिए जहर समझा जाता है। ठीक है, कुछ फ़िश जो होती हैं वो मरकरी का कंजप्शन ज़्यादा कर लेती हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। अगर हम उसका इंटेक करेंगे तो हमारे लिए वो हार्मफुल हो सकती है। बाकी जो हम आमतौर पे कंजप्शन करते हैं टर्ना की, सालमन की, ये हमारे लिए सेफ़ होती हैं। ओके, तभी ना इस हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेकर और इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे। थैंक यू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फ़िश कैसे खानी चाहिए हमने आपको बता दिया, किस किस को खानी चाहिए, किसको नहीं खानी चाहिए ये भी हमने आपको बता दिया। लेकिन अब चूंकि अगेन हम लाहौरी हैं, या अगर आप इस्लामाबाद कराचियंस की भी बात करें तो जब हम खाने बैठते हैं तो हम बिल्कुल लिहाज नहीं करते कि हमने कितना खाना है। डॉक्टर ताबिंदा ये बताएं क्वान्टिटी क्या होनी चाहिए फ़िश की? देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, या हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो बुरी होती है। इसीलिए जो है मछली को जो है हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार सिर्फ कंजप्शन करनी चाहिए उसकी। और जब आप एक दफ़ा कर रहे हो तब कितनी खानी चाहिए? आप कह सकते हैं कि 250 से 300 ग्राम तक जो है हम पर डे की कंजप्शन कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात बताएं, जब हम फ़िश खाते हैं तो आपको पता है आजकल तो ट्रेंड है, साथ चटनी भी होती है, फिर साथ कोई नान भी होता है या खमीरी रोटी होती है, इस तरह की जो भी, क्योंकि हमें पता है कि हम ये चीज़ें करते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि अगर आप एक फ़िश ले रहे हैं तो उसके साथ आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं? अगला बांग्लादेशियों की बात करें तो बड़ा फेमस है वहाँ पे, और अब लाहौर में भी ये ट्रेंड आ गया कि फ़िश राइस के साथ भी दी जाती है, तो किस तरह से? देखिए, फ़िश जो है फ़िश के अंदर
अगर देखा जाए तो फ़िश के अंदर उतने अमाइनो एसिड्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं हमारे राइस के अंदर जो है ना वो उसके अंदर भी मौजूद होते हैं। तो ये एक कंप्लीट सोर्स बन जाता है। अगर हम फ़िश के साथ राइस का कंजप्शन करें तो वो हमारे लिए कंप्लीट प्रोटीन बन जाती है, क्योंकि कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड कहा जाए तो वो राइस में होते हैं और कुछ जो है वो मछली के अंदर होते हैं, क्योंकि किसी में जो है कम चीज़ होती है, किसी में ज़्यादा होती है, और उनको मिलाने से वो एक कंप्लीट सोर्स बन जाता है। तो ये इट्स अ गुड थिंग कि हम उसको चावल के साथ जो है फ़िश को कंजप्शन कर सकते हैं। ऐसी जैसे दाल के साथ चावल जो है हम लेते हैं तो एक हम कंप्लीट सोर्स कहा जाता है प्रोटीन का। तो ऐसे ही जो है फ़िश के साथ अगर चावल की कंजप्शन की जाए तो एक कंप्लीट सोर्स बन जाता है, फुल मील बन जाएगा, रिच मील। अच्छा, वैसे जितने भी डॉक्टर आते हैं या जितने भी आप जैसे लोग आते हैं वो यही कहते हैं कि रात का खाना जो है हमने उम्मन रात के खाने को ही तरजीह देनी होती है। और अब फिश की बात है तो सोहा ने जिस तरह कहा कि भैया मैं भी अपनी फैमिली के साथ गई रात को खाया, तो इसी तरह बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि वो रात को जाए और फिश खाए। इसको आप कैसे देखती हैं? क्या दोपहर को भी थोड़ी बहुत शामिल करनी चाहिए या रात को ही इसका फ़ायदा है, और या आप दिन को प्रीफर करेंगे कि दिन को फ़ायदा ज़्यादा पहुंच सकता है? देखिए, जो प्रोटीन होती है ना उसकी डाइजेशन थोड़ी सी लेट होती है, तो इसके लिए बेस्ट वे जो है वो यही है कि हमें इसका कंजप्शन जो है वो दोपहर में करनी चाहिए, लंच में करनी चाहिए, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि हम जो प्रोटीन का इंटेक जो है वो दोपहर में कर रहे हैं तो वो शाम तक हम उसको डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। क्योंकि जब हमने शाम में जो चीज़ कंजप्शन करनी है उसकी भी डाइजेशन होनी है आगे जो सारी रात, क्योंकि हमने सोना है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, तो हमें कुछ ऐसा डिनर में कुछ ऐसा लेना चाहिए जिसके बाद हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी करके सोए, ताकि वो जो है हमने लिया है वो सारी रात जो है डाइजेस्ट हो सके। अच्छा देखिए, तो बेस्ट वे यही है कि हम इसे लंच में कंजप्शन करें, और रात में भी की जा सकती है लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट। मतलब आप रात 10 से 11 बजे के दौरान अगर करेंगे तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद आपने सोना है, तो आप इसे 8-9 बजे डिनर के टाइम पे थोड़ा कंजम्पशन की हो सके तो डिनर का जो बेस्ट टाइम है ना बेसिकली वो 7 to 8 है। 7 to 8 है जी। इससे पहले ले लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक कहा जाता है ना एंड टाइम, वो 7 to 8 ही होना चाहिए। उसके बाद फिर है आप फिजिकल एक्टिविटी करें, चलते फिरते रहें, उसके बाद जो है आप सो सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा, कंक्लूड कीजिएगा ऐसा कि फिश भी बहुत सारी काइंड्स की हैं, मतलब ट्राउट है उसको बहुत एक रिच कहा जाता है इन एवरीथिंग ना, और फिर बाम भी है, रहू भी है, तो ये सब वेरी करते हैं इनके प्रोटीन्स या इनकी ग़िज़ाइयत या एक जैसी होती है सब? इनकी ग़िज़ाइयत बेसिकली है तो फ़िश ही, ग़िज़ाइयत इनकी सेम होती है, लेकिन इनको मुख्तलिफ डिजीज़ के तौर पे कह सकते हैं कि लिया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। जो सैल्मन है, ट्यूना है, मतलब पाकिस्तान में ज़्यादा जो है ना वो रहू फ़िश इस्तेमाल की जाती है, ज़्यादा रहू होती है, ठीक है। तो वो जो है वो हर पेशेंट ले सकता है, हर हेल्दी पर्सन है वो ले सकता है, डिजीज पेशेंट है वो ले सकता है, मतलब वो सबके लिए। जी सबके लिए। डॉक्टर तबीना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आपकी बातें काफ़ी प्रोडक्टिव रही। तो सर्दियाँ एंजॉय करें, मछली खाएं, लेकिन जैसे डॉक्टर तबीना ने कहा है वैसी खानी है। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो बेसिकली आपने कई लोगों को कई दफ़ा ही कहते हुए सुना होगा इसके तो कान बज रहे हैं, मतलब आप सिर्फ मुहावरतन ये बात तो कह देते हैं, लेकिन किसी को ये रियल डिजीज़ भी हो सकती है। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं बात कर रही हूँ कि ये एक बीमारी भी है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि बीमारी किन लोगों को है, डायग्नोस कैसे होगी, इस हवाले से तो चलिए डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस हवाले से भी बात करेंगे कि योगा के ज़रिए किस तरह से इस बीमारी का इलाज है, कि अगर आपका कान बजते हैं तो उसका इलाज मुमकिन है, वो भी घर में बगैर किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर। इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। योगी नईम स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है, आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कहिएगा पहले तो अगर हम टेनाइटिस की बात करें तो ये बीमारी है क्या, और डायग्नोस कैसी होती है, मतलब कैसे रियलाइज़ होगा कि आपको ये बीमारी है? बहन, कानों के अंदर शोर का बजना ये आपके अंदर का शोर होता है, आपके अंदर कानों के अंदर ऐसी गूंज आती है और उसके बाद फिर आप सो नहीं पाते, और ये ख़ासकर खामोशी में ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे आप किसी साइलेंट प्लेस पे होंगे तो उसमें फिर ये आपका शोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा कि आपको अनईज़ी फील होगा और बहुत ज़्यादा इंसान को तंग करता है, नींद आना मुश्किल हो जाती है, बल्कि नींद आती भी नहीं है, टैबलेट लेके भी नींद नहीं आती। लेकिन एक आम हेल्दी मैन हो ना, कोई आम बंदे की बात करें, खातून की या मर्द की, तो एक आप बिल्कुल साइलेंट जगह पे हो तो वो इको होती है आपके कानों में। किसी हेल्दी बंदे की बात कर रही हूँ तो वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है। अच्छा। वो जो अनईजी ना हो, जो आपको इरिटेट ना करे, वो तो नॉर्मल है। ठीक है। जब आप उससे इरिटेट होना शुरू हो जाएं तो फिर आपको लाजमी तौर पर ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। ये मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाने की बजाय इसका ताल्लुक ENT के साथ है।
आप ENT से मिलें, वो आपको डायग्नोज करेंगे और उसके साथ फिर आपको ट्रीटमेंट भी इसका जो है वो आपको लिख देंगे, आपको जो मेडिसिन है इस हवाले से। और इसका जो रीज़न है वो अभी तक कोई ख़ास समझ नहीं आ सकी। इस पे बाकायदा तौर पर तजर्बात हो रहे हैं, बहुत सारी मेडिकल इस पे बहुत काम कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जो ओरिजिनल जो इसकी जगह है उसको जाना जा सके कि ये किस वजह से होता है। और लेकिन एक चीज़ समझ में आई है कि इसका ताल्लुक स्ट्रेस के साथ है। इसका ताल्लुक ओवर थिंकिंग के साथ है। इसका ताल्लुक आप जब भी बहुत ज़्यादा खो जाते हैं मेंटली, तो फिर ये आपके ट्रैफिक बढ़ जाती है, आपके नर्वस सिस्टम पे ट्रैफिक बढ़ जाती है। और जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगी वहाँ पे शोर तो होगा। अच्छा, तो इंसानी स्पेशलिस्ट के पास तो चले जाएंगे, डायग्नोस होगा और वो इलाज भी करेंगे इसका। लेकिन बीइंग अ योगिस्ट, आप मुझे बताएं कि योगा में आपने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हर चीज़ का तो इलाज है, लेकिन ये जो कान बजने की बीमारी है टिनाइटिस, इसका इलाज कैसे मुमकिन है योगा में? बहन, बहुत इसके लिए योग में बहुत आसान सी चीज़ें मौजूद हैं। बल्कि इसके बारे में एक ख़ास एक क्रिया भी है, क्रिया कहते हैं सफाई को, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और लेकिन इससे पहले, क्योंकि हमने स्ट्रेस की बात की, हमने हिडन फाइलों की बात की जो कि आपके नर्वस सिस्टम पे आपके प्रेशर होता है, उसके लिए एक ब्रीदिंग है जिसका नाम है भ्रामरी प्राण। ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है, लोग इसको हिंदी समझते हैं, ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका बाकायदा तर्जमा भी मैं कर देता हूँ। भ्रामरी का मतलब है मक्खी का गुनगुनाना, काली मक्खी का गुनगुनाना। तो गुनगुनाना, जब कान के अंदर गुनगुनाती है काली मक्खी, तो वो आपको जो है वो उस टाइम तो आप इरिटेट होते हैं, लेकिन अगर आप खुद गुनगुनाएं तो आपको मज़ा आता है। वो मक्खी जब गुनगुनाती है तो उसको वो भी रिलैक्स हो रही होती है। तो गुनगुनाना है, भ्रामरी प्राण करनी है। इसके साथ षण्मुखी मुद्रा करना है। आपने शहादत की उंगली से अपनी आंखें बंद कर लेनी है और नाक की साइड पे बड़ी उंगली ले आएंगे और ऊपर वाले होंठ पे रिंग फिंगर और नीचे वाले होंठ पे लिटिल फिंगर। अच्छा। अंगूठों के साथ कान बंद कर लेंगे, नाक के ज़रिए सांस लेंगे और नाक से निकालेंगे, लेकिन जब सांस निकालेंगे तो एक गूंज के साथ निकालेंगे। साउंड ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा, जो बेसिकली मुझे साउंड कर रहा है वो लग रहा है हरमीत, अगर आप भी सुन पा रहे हो तो मक्खी के बिनबिनाने का जो साउंड होता है ना, वो बेसिकली आपको फील हो रहा है ये मुद्रा करने से। ये एक सांस मैंने निकाला है, सांस लेके सांस को निकालना है। निकालते वक्त नाक से आपने ऐसे गूंज पैदा करनी जैसे मक्खी गुनगुनाती है, मक्खी बिनबिना रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये देखने वालों को यकीनन इस बारे में समझ तो आई गई होगी। और ये देखिए आसान हल है, घर बैठ के और लेट के कर सकते हैं आप। अगर आपको नींद नहीं आती, आप रात को सोने से पहले इसको बेड पे लेटे हुए करें तो आपको नींद अच्छी आएगी, आपको डीप स्लीप आएगी। आप सो के सुबह जब उठेंगे तो आप फ्रेश उठेंगे, आपको थकावट नहीं होगी। आपकी जो ब्रेन में हिडन फाइलें चलती रहती हैं उनको बंद कर देती है ये भ्रामरी प्राण। ये इस मर्ज में जो है बहुत ज़्यादा कारआमद है। और इसके साथ हम क्रिया की बात कर रहे थे, क्रिया को भी ज़रूर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक बाकायदा तौर पर एक क्रिया है, उससे पहले एक ब्रीदिंग और मैं बताता हूँ जिससे ये कानों का जो शोर होता है वो कम हो सकता है। कर्ण रोगांतिक प्राण। कर्ण रोगांतिक, कर्ण कहते हैं संस्कृत में कान को, और रोगांतिक इसका मर्ज, कानों का मर्ज। अब ये क्योंकि शोर कानों में आ रहा है तो हम कर्ण रोगांतिक प्राण भी कर लेते हैं। आपने सांस लिया लंबा और नाक को बंद कर लिया। अब आपने हल्का सा प्रेशर देना है सांस को निकालने के लिए, नाक से निकल नहीं देना। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी करनी है। 2-3 दफा आपने नाक पे प्रेशर देना, लेकिन सांस को निकल नहीं देना। सांस कानों की तरफ आएगा। हाँ। आपका सांस कानों की तरफ प्रेशर बनेगा तो जिससे फिर आपका ये शोर कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये एक्सेल करने के लिए कोई ना कोई वे आउट चाहिए, और वे आउट जब वो कानों से होगा तो वो थोड़ा क्लीनली इसकी तरफ जाएगा और आप बेहतर फील करेंगे। हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। जी हरमीत। नहीं, बाजी ने बड़ी अच्छी टिप्स। और वैसे भी वो जब भी आते हैं तो कोई मुख्तसर, क्योंकि एक तो टाइम कम होता है लोगों के पास भी, और वो मुख्तसर से टिप्स लेके आते हैं और बहुत सारी चीज़ों का हल निकाल के लेके। नहीं बाजी, एक और चीज़ अगर हम देखें, सर्दियां हैं, सर्दियों की तरफ अगर हम देखें तो बहुत लोग जो हैं वो ग्राउंड नहीं जा सकते, जिम की तरफ भी नहीं जा सकते, सुबह बारिश है या ठंडी ठार हवाएं, शाम को भी यही सिचुएशन है। क्या किया जाए, क्योंकि मोटापा, क्योंकि खाने पीने भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो कम से कम अपने आप को थोड़ा सा फिट रखना है, तो थोड़ा ये टिप्स भी तो बता दीजिए। सर, चेयर पे बैठे आप योगा कर सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, सर्दी है, आप ग्राउंड में नहीं जा सकते, तो अगर आप अपना तोंद से डिस्टर्ब हो रहे हैं और आपको लगता है कि ये बहुत बढ़ती जा रही है, तो वो सिर्फ चेयर पे बैठे बैठे अपने दोनों एल्बोज़ को ऊपर लेके आएँ,
यहाँ पर, और कोशिश करें कि अपने नी जॉइंट को टच करें। अब ये बैठे बैठे आप वर्जिश कर रहे हैं, अच्छा। किसी जगह नहीं। आप ऑफिस में ये अजीब नहीं लगेगा आप ऐसे करना शुरू कर दें ऑफिस सब लोग आके ब्रेक का टाइम भी तो होता है ना, ब्रेक का टाइम भी तो होता है ना। आपको लेकिन अगर आप घर में कर रहे हैं घर में कर सकते हैं, अगर आप सोफे पे बैठे हुए दिन के आगाज में, फिर आप टेक लगा लें और आप एक एक लेग को राइज करें। अब सामने टेबल है, इसको राइज भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप यूं टेक लगा के दोनों टांगों को ऊपर उठाएं इकट्ठा। ये आप चेयर पे बैठे बैठे बहुत सारी ऐसी वर्जिश कर सकते हैं जिसके लिए आपको किसी ग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो चलिए आप चेयर पे बैठे हुए हैं, ऑफिस में हैं, आप रिस्ट्रिक्टेड हैं, लेकिन अगर आप ये चेयर पे नहीं है और ऑफिस में नहीं है तो फिर ये सारी एक्सरसाइज किस तरह से करनी चाहिए घर पे? खड़े होकर फिर कर सकते हैं। आप खड़े होकर अपनी एल्बोज को यहाँ ले आएं और नी जॉइंट को पहले सीधा सीधा टच करें, फिर क्रॉस में टच करें, क्रॉस में टच करें। तो हम अगर अपने उस पर आ जाएं कि जो हमने एक क्रिया का डिस्कस किया जो ख़ास टिनाइटिस के लिए है, आज हमारा टॉपिक टिनाइटिस है। तो एक क्रिया है बाकायदा तौर पर, क्रिया का मतलब होता है सफाई का तरीका, क्योंकि अब शोर बढ़ गया, नर्वस सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेस है, नर्वस सिस्टम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ चुका है जिसकी वजह से ये शोर आता है, परेशानियां बढ़ चुकी हैं दिमाग के अंदर। उसको कम करने के लिए और कानों का जो शोर है इसको बंद करने के लिए, इसका नाम है कर्ण रंध्रा धोती। तो ये भी संस्कृत के लफ्ज़ हैं। जो रंध्रा है उसको सफाई कहते हैं और धोती सफाई है। रंध्रा जो उसके अंदर जो गंदगी इकट्ठी हो गई है उसको साफ करना है। अच्छा, तो मुझे योगिनी ये भी ऐड कीजिएगा इस बात को, क्योंकि आपने कहा कि अब तक इतना ज़्यादा डायग्नोस नहीं किया गया इसको, किसके क्या 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 किन वजूहात की बिना पर मौजब कौन सी चीज़ें बनती हैं, लेकिन स्ट्रेस एक वजह है इन सब में। क्या ये दर्द जो है वो दिमाग की तरफ भी जाता है, कानों में? चूँकि आप अगर फ्लाइट में हो या इस तरह से हो तो आप ये फील करते हैं कि अगर मक्खी के बिन बनाने की सी फीलिंग आपको हो तो वो आपके दिमाग पर भी एक बोझ डालती है, वहाँ पे भी इफेक्ट होते हैं। तो क्या टिनाइटिस की वजह से आपके दिमाग और नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है बहन। जब आप देखें पहाड़ों में जाते हैं वहाँ भी आपके कानों में प्रेशर होता है। जो लोग हवाई सफ़र करते हैं, जहाज़ में सफ़र करते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम आता है। टिनाइटिस उनको बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि कानों पे आपका प्रेशर बढ़ जाता है। तो अभी हम जो है वो क्रिया करेंगे। इसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा ये है कि अपने नाखून काटने पहले उंगली के और इसको कानों में लेके आहिस्ता आहिस्ता घुमाते रहें। ठीक है। कान के अंदर वाले हिस्से की मसाज करना है। ठीक है। अच्छा, इसका एक तो शोर तो कम होगा, इसके साथ उसका दूसरा फायदा ये कि अगर आपको छींकें आ रही हो, आप कानों के अंदर ये उंगली देके फेरना शुरू कर दें, आपकी छींकें रुक जाएंगी। अच्छा 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 अच्छा, ये तो बड़ा इंस्टेंट सॉल्यूशन है। हाँ, तो स्नीजिंग के लिए आपको बहुत आसान टिप, आप कानों में उंगलियां लेके ऐसे घुमाएं तो अच्छा, इससे फौरन आपकी छींकें रुकेंगी। अच्छा योगिनी, ये बताएं कि ये बीमारी ज़्यादातर किस एज ब्रैकेट के लोगों में है? मतलब या तो उम्र के तकाजे होते हैं ना, उम्र के साथ साथ भी आपके कान इफेक्ट होना शुरू होते हैं, ज़्यादा वेट जो है वो बेयर नहीं करते। बच्चों में भी बीमारी देखी गई है? बच्चों में भी देखी गई है। इस बीमारी का किसी एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक आपके ब्रेन का जो है वो एग्जॉस्ट ज़्यादा हो जाना, मेंटली एग्जर्शन के साथ इसका ताल्लुक अभी तक जो समझ में आ रहा है कि जब आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस होते हैं तो फिर आपके कानों में शोर आता है। और क्योंकि ये नर्वस सिस्टम पे आपके ट्रैफिक बढ़ जाती है, आप मुख्तलिफ चीज़ों को सोचते रहते हैं, हिडन फाइलें आपकी चलती हैं और उसकी वजह से ये सारा होता है। अब हम इसका अगला हिस्सा करते हैं कर्ण रंध्रा धोती का। उसमें यह है कि आपने सांस को निकाल देना है। सांस निकाल के नाक बंद कर लें। ठीक है। अब लेने की कोशिश करें लेकिन लिया ना जाए। मतलब आपने सांस को इनहेल और एक्सेल दोनों करने से रोकना है। जब सांस लेने की कोशिश करेंगे तो कानों का प्रेशर अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है। पहले आपने सांस लेके प्रेशर दिया, वो बाहर की तरफ प्रेशर दिया। ठीक है। अब आपने खाली करके सांस निकाला और नाक बंद कर ली, मुंह बंद कर लिया। अब सांस लेने की कोशिश करेंगे, कान अंदर की तरफ सुकड़ेंगे, कानों का प्रेशर अंदर जाएगा। अगर आप करेंगे तो इससे कान आपके अंदर की तरफ प्रेशर बढ़ेगा, तो उससे भी आपका शोर कम हो जाएगा कानों का। और इसका तीसरा हिस्सा, आखिरी हिस्सा जो है कर्ण रंध्रा धोती का, वो अपने कानों को अपनी हथेलियों से ऐसे बंद करें और फिर छोड़ दें, फिर बंद करें, फिर छोड़ दें। ठीक है। ये एक प्रेशर बनता है जब आप कानों को बंद करते हैं हथेलियों से, ऐसे एक प्रेशर बनता है। ये करने से भी आपका शोर कम होना शुरू हो जाता है। ये एक ख़ास इसी काम के लिए है कि कानों में अगर शोर हो, कानों के मसाइल हों, कानों में किसी किस्म के आपके वैक्स बढ़ जाती है, कानों में दर्द होता है, आपको ये प्रॉब्लम है, तो कर्ण रंध्रा धोती, आप इसको मैं नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ,
आप इसको सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर लें, यूट्यूब पे कर लें, तो आपको इसके बहुत सारे YouTube पे, फायदे Google पे। या आपको भी सर्च किया जा सकता है। जैसे लास्ट टाइम भी योगी नहीं आए थे तो वो इस हवाले से बता रहे थे कि बाकायदा एक क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे उनकी, जिसके थ्रू वो ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। तो अगर इस तरह की बीमारी आपको डायग्नोस हो जाती है तो आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं और उनकी यूट्यूब पे जाके वीडियोस को देखकर भी वहाँ से गाइडलाइन लेके आप ये प्रैक्टिस घर में ही कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे ये बताइएगा, कंक्लूड कीजिएगा इस सारे को कि अब इससे कितनी देर में इस बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है? बाजुकात बीमारी बहुत लंबी भी हो जाती है और बाजुकात आप वक्त रहते डायग्नोस करके इसका इलाज मुआवजा कर लेते हैं और ख़त्म भी हो जाती है। ज़्यादा उम्र तक भी रहती है ये बीमारी? बहन बहुत लंबा इसका जो है वो टाइम पीरियड है। इसमें लोगों को जिनको ये इशू आ जाता है उनके ये चलता रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह योगा से हमने बहुत सारे पेशेंट जो है इसके ट्रीट किए हैं और इससे इफ़ेक्ट 15 दिन के अंदर आना शुरू हो जाता है। ये हमने इस पे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं लोगों के ऊपर। तो ये चीज़ें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारी आजमूदा हैं, लोगों पे आजमा चुके हैं, इससे फ़ायदा होता है। आप इसको ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको खुदा न खास्ता ये प्रॉब्लम है, कानों में शोर ज़रा सा भी है, तो फ़ौरन करना शुरू कर दें। जितना जल्दी किसी भी मर्ज़ को पकड़ लिया जाए उतना जल्दी उसका इलाज हो जाता है, आसानी से हो जाता है। और जितना उसको फिर लंबा हो जाता है, जो क्रॉनिक हो जाती हैं डिजीज़, उनका ट्रीटमेंट ज़रा फिर कम आसान होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इंसान को अगर थोड़ा सा भी इशू है तो उसको ज़रूर किसी मुआलिज के साथ डिस्कस करना चाहिए, किसी माहिर के साथ। खुद वैसे बदकिस्मती से हम एक्सरसाइज को किसी माहिर के साथ डिस्कस करना पसंद इसलिए नहीं करते कि हम ये समझते हैं कि एक्सरसाइज करना कोई काम ही नहीं है, कोई मुश्किल से ये हम खुद ही जाएंगे ग्राउंड में, खुद ही एक्सरसाइज कर लेंगे। ये सीखने का काम है बहन, ये बहुत सीखने का काम है और इसके लिए आपको गाइडलाइन चाहिए। दुनिया की सबसे आला मशीन इंसान, दुनिया की सबसे आला मशीन, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को सबसे उम्दा बनाया, ये खुदा कह रहा है। तो इस उम्दा मशीन को सही करने के लिए हम कहते हैं यार खुद ही कर लेंगे। और फिर जब सही करने का टाइम आता है या आप इसे सही करने की कोशिश करते हैं उस वक्त वो इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि उस वक्त डैमेज इज डन। तो अगर आपको लगता है कि कभी भी आप इस पॉइंट तक पहुंच गए कि डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया, तो कभी भी कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। योगी नईम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और आपसे अच्छी डिस्कशन रही। होपफुली कि आपको जितने टिप्स मिले होंगे वो बिल्कुल बेहतरीन होंगे। लेकिन आप इस चीज़ को जान ले कि योगा, जब भी योगी नईम आते हैं तो योगा की बात है तो हर बीमारी का इलाज मैंने इसमें देखा है। सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए अगर आप जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, डाइट करते हैं, व्हाट्सोएवर, लेकिन योगा में हमेशा मैंने देखा है कि हर चीज का इलाज मौजूद है एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए। तो कोशिश करें कि शुरू जरूर करें। सो हमने अपना प्रोग्राम कर लिया मुकम्मल। इंशाल्लाह अब आपसे कल मुलाकात करेंगे। होपफुली कि आपका मंडे यानी फर्स्ट वर्किंग डे बड़ा अच्छा गुजरेगा। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड। इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।